दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह आदित्य लोनावला में साइना को बेइज्जत करके निकाल देता है, जिससे गुस्से से साइना वहां से वापस अपने घर के लिए आ जाती है। अब आगे जहां साइना अपने घटिया ट्रिक में लगी हुई थी, वही चाहत अब चाहत कपूर ना होकर चाहत खुराना बन चुकी थी और इंडिया में उसकी बहुत सी कंपनियां खुल चुकी थी। आज उन लोगों को पता था कि उनकी बॉस इंडिया आने वाली है। इस वजह से सारे कंपनी वाले हैरान परेशान अपने काम को जल्दी जल्दी पूरा कर रहे थे। वहीं कंपनी के मैनेजर भी सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि कैसे कैसे अपना काम करना है और कोई भी उनके बॉस को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से पता था कि उनकी बॉस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह एक डेविल है। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा है। वह हर वक्त अपने चेहरे पर नकाब लगा कर रखता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनके बॉस लड़की है या लड़का है। आज सब लोगों को बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी अपने बॉस को देखने की, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ आने वाला शख्स बहुत ही ज्यादा अमीर और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने अंदाजा लगाया था कि वह कम से कम 40 से 45 साल के होंगे। उसी हिसाब से उन लोगों ने उनके वेलकम की तैयारी कर रखी थी। लेकिन दोस्तों, इन्हें कौन बताएं कि इन्हें अभी बहुत ही जबरदस्त का झटका लगने वाला है जब वह अपने सामने उसे छोटी डेविल को देखेंगे। तो वही चाहत जो कि इंडिया में पैर रखने से पहले ही बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी थी अपने कंपनी और अपने ब्रांड के लिए। मात्र 2 सालों में ही पूरी इंडिया में उसके कंपनी और उसके ब्रांड के चर्चे होते थे। और यह इसलिए था क्योंकि चाहत की ट्रेजरी इतनी जबरदस्त थी। चाहत चाहती तो पहले ही इंडिया में अपनी कंपनी खोल लेती, लेकिन तब शायद इतना ज्यादा नाम ना होता और उसके नाम का इतना ज्यादा खौफ लोगों के दिलों में ना होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने फॉरेन में ही अपने कंपनी को अलग अलग देश में फैलाने की कोशिश की, जिस वजह से जैसे ही इंडिया में उसने अपनी कंपनी ओपन की तो एक जबरदस्त धमाके के साथ महज 2 सालों में ही पूरी इंडिया को कवर कर लिया था। अब उसे अपनी पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिया के पावरफुल लोग पहले से ही उसके ब्रांड को विदेशों से मंगाकर यूज करते थे। और अब जब वही कंपनी इंडिया में है तो उन्हें आसानी से वह चीज मिल जाती थी जिसे पाने के लिए उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। उसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए सारे बड़े बिजनेसमैन उसके साथ बिजनेस करने की कोशिश में लगे थे। और जब उन्हें पता चला कि इस कंपनी का सीईओ इंडिया आ रहा है तो वह लोग भी उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश में लग गए थे। इसी वजह से अब चाहत का शेड्यूल कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा बिजी होने वाला था। उसे भी यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन से पार्टनरशिप करनी थी, जिस वजह से वह इन बड़ी हस्तियों पर अपना काबू रख सके। वही उसके इरादे से अनजान सभी लोग बस उसे किसी भी तरह डील करने की कोशिश में लगे हुए थे। दोपहर के 1 बजे बहुत सी लग्जरियस गाड़ियों का काफिला जाकर खुराना इंडस्ट्री के सामने रुकता है। उसमें के बीच की गाड़ी से एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है। उसके साथ ही उसके पीछे एक लड़का और एक लड़की तेजी से चलते हुए आ रहे थे। साइड की गाड़ियों से उसे लड़की के बॉडीगार्ड निकाल कर बाहर चारों तरफ फैल चुके थे। अब तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यह कौन है। जी हाँ, ये चाहत खुराना है, जो कि अपने कंपनी को विजिट करने आई थी। में गेट के सामने ही बहुत से एम्प्ली खड़े थे। उन सब के सामने वहां के हाई रैंक के ऑफिसर खड़े थे जो कि इस कंपनी में बड़ी पोजीशन पर थे। पहले तो उन लोगों ने जब इन बड़ी लग्जरियस गाड़ियों का काफिला देखा तो उन्हें लगा कि उनके बॉस आ गए हैं। लेकिन जब उसमें से एक बहुत कम उम्र की लड़की निकली तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बॉस कौन है। उन्होंने तो बस आज तक उनका शॉर्ट नेम CH खुराना ही सुना था, जिस उन्हें पता नहीं था कि वह लड़की है या लड़का। तभी चाहत तेजी से पढ़ते हुए उनके पास पहुंच जाती है। वह सब लोग अभी अपना मुंह खोल और आंखें पड़े उसे लड़की को देख रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। पर वह बहुत ही कम उम्र की मासूम सी लड़की थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। जैसे ही चाहत देखी है कि वह लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं, ना तो उसका वेलकम कर रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं, मुझे समझने में देर नहीं लगती कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जब भी वह जहां जाती थी उसके साथ बिल्कुल यही होता था। अब तो यह उसकी आदत बन चुकी थी। वह तुरंत ही अपने ठंडी आवाज में बोलती है कि क्या तुम लोगों को मैंने इसीलिए कम पर रखा है कि तुम दरवाजे के सामने मेरा रास्ता घेर कर खड़े हो जाओ। चाहत की इतनी डरावनी आवाज को सुनकर उन्हें यकीन हो जाता है कि यही उसकी बात है। वह लोग तुरंत ही चाहत के सामने अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हैं और जल्दी से माफी मांगने लगते हैं। उन सब से आगे मैनेजर आकर बोलता है
कि बॉस माफ करिए, हम आपको पहचान नहीं पाए क्योंकि हमें आपके बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था, प्लीज आप हमारी इस गलती को माफ कर दीजिए। मैनेजर को अच्छे से पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो आज शायद उसका अंतिम दिन होगा, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि यहाँ का बस बहुत ही बड़ा डेविल शख्स है, वह किसी पर हम नहीं करता है। पर उससे भी ज्यादा तो मैनेजर तो उसे छोटी लड़की को देखकर आश्चर्य हो रहा था। वह मन में ही सोच रहा था, क्या यह उसकी बॉस है? ये तो बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही है। तो क्या आज तक उसने जो सुन रखा था वह सब झूठ है? लेकिन तभी उसके कानों में फिर से चाहत की खतरनाक आवाज जाती है, क्या तुम अब मेरा रास्ता छोड़ोगे? जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ती है तो उसका पूरा शरीर कांप जाता है और वह तुरंत ही एक साइड हट जाता है। इस समय उसके दिल की धड़कन बहुत जोर से धड़क रही थी। उसे यकीन हो गया था कि सच में ये देखने में भले ही खूबसूरत है, पर यह पूरी ही डेविल है। उसे इससे बचकर रहना होगा। मैनेजर की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वह 27 साल का एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का था। वह बहुत ही ज्यादा मेहनती और ईमानदार था, जिस वजह से चाहत ने उसे यहाँ का मैनेजर बना रखा था। चाहत को उसके बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए वह इसकी तरफ से पूरी तरह से निश्चित थी। वही चाहत पूरे एटीट्यूड के साथ अंदर जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है तो वहां बहुत से उसके एम्प्लॉय खड़े थे। उसमें एक साइड कंपनी में काम करने वाली लड़कियां थी तो दूसरे साइड लड़के खड़े हुए थे। यह एक बड़ा हाल था। चाहत ने पहले सोचा था कि वह एक मीटिंग बुलाएगी जहां वह सबको अपनी आइडेंटिटी बताएगी, लेकिन शायद उसे मीटिंग रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस वक्त पूरा स्टाफ हम मौजूद था। वह तुरंत ही साइड में बने ऊंचे स्टेज पर चढ़ जाती है और फिर उन सब से कहती है, हेलो एवरीवन, आई एम चाहत खुराना और आप लोगों को बता दूं कि मैं इस कंपनी की सीईओ हूं। और अगर आप लोग अपने काम को सीरियस नहीं लेते हो तो आज के बाद से सीरियस हो जाना, क्योंकि मुझे छोटी सी भी लापरवाही पसंद नहीं है। और अगर आप लोगों ने किसी भी तरह की गलती करने की कोशिश की तो उसकी सजा बहुत ही बुरी होगी। आप लोगों को तो पहले से ही मेरे बारे में मालूम होगा, तो मुझे अपने बारे में अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और वह अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहती है कि हर वक्त मेरी नज़र तुम पर रहेगी। जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और जितनी ज़्यादा पेमेंट मैं तुम्हें देता हूं तो तुमसे उम्मीद करती हूं कि तुम लोग भी उतनी ही ईमानदारी से काम करोगे। इतना कहकर चाहत वहां बिना एक मिनट भी रुक निकल जाती है। वह तुरंत ही अपने पर्सनल लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जाती है। ये बिल्डिंग पूरी 30 मंजिलें की थी। लास्ट वाले फ्लोर पर उसका केबिन बना था। वह अपने केबिन में जैसे ही इंटर करती है तो चारों ओर देखने लगती है। उसने जैसा डेकोरेट करने को कहा था बिल्कुल उसी तरह से उसके केबिन को बनाया गया था। ये देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही उसके पीछे खड़े लिया और जान उसे कहते हैं कि मैं अब आगे क्या करना है। वह उससे कहती है कि मुझे पिछले 2 सालों का पूरा डाटा ला कर दो, मैं उसे चेक करना चाहती हूँ। देखो तो मेरे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा था। जहां मैं कंपनी की ग्रोथ 90% की थी, वहां पर ये लोग मात्र 80% ही शो कर रहे हैं। भला मुझे भी तो पता चले कि यह बाकी का 10% कहां जा रहा है। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी जान वहां से तुरंत ही निकल जाता है और कुछ देर में एक पेन ड्राइव लेकर वहां आता है। वह चाहत के आगे उसे पेन ड्राइव को रखकर कहता है कि यह लीजिए, इसमें वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। वह उन दोनों को जाकर अपना काम करने के लिए कहती है और फिर अपने कंप्यूटर पर पेन ड्राइव लगाकर डाटा चेक करने लगती है। वही जान और लिया तुरंत ही केबिन से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही लिया बाहर आती है तो वह कहती है कि चलो हम भी कंपनी वालों को थोड़ा अपना जलवा दिखाकर आते हैं। उसकी बातों को सुनकर जान मुस्कुराने लगता है। अब यह ऐसा क्यों कह रहे थे तो आपको आगे पता चलेगा। वह लोग जैसे ही एचआर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि इस समय यहाँ पर सारे लोग गॉसिप करने में लगे हुए थे। वह जान की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या इन्हें ये सब करने के लिए इतनी ज्यादा पेमेंट दी जाती है? नहीं, जान उन सब को देखकर हैरान हो जाता है। क्या सच में वह जो देख रहा है सही है? अगर उसके डेविल बॉस को पता चल गया तो उसकी तो जान ही ले लेगी, क्योंकि इंडिया का सारा काम जान और लिया ही देखते थे। वह तुरंत ही जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो? अगर डेविल को पता चला तो शायद बोलने के लिए तुम्हारा मुंह ही नहीं रहेगा। फिर करते रहना जितना गॉसिप करना है। वही जैसे ही जान की आवाज सबके कानों में पड़ती है वह सब सतर्क हो जाते हैं और जाकर अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। वहीं पास में खड़ी मैनेजर राहुल सिंह की सेक्रेटरी पायल लिया को ऊपर से नीचे तक देखी है। अभी तक इस कंपनी में पायल ही सबसे खूबसूरत लड़की थी,
लेकिन जैसे ही वह लिया को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती देखकर उसको बहुत ही ज्यादा जलन होती है। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने खड़ी है लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। वह बहुत ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए लिया के पास जाती है और बड़े ही घमंड के साथ बोलता है कि तुम होती कौन हो हमें ये सब कहने वाली। उसे नहीं पता था कि लिया की पोस्ट क्या है। वह तो सोच रही थी कि यह भी यहाँ पर काम करने के लिए न्यू एम्प्लॉय आई है। वह मन ही मन सोच रही थी कि मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी, बस इसे मेरे अंदर में काम करने दो। अब उसे बेचारी को क्या पता था कि जिसे वह सबक सिखाने के लिए सोच रही है उसे सबक सिखाने की हिम्मत तो यहाँ के किसी एम्प्लॉय में नहीं है। लिया देखने में जितनी ही भोली और मासूम लगती थी उतनी ही तेज तर्रार और खतरनाक ही। वह 1 मिनट में ही देखकर जान जाती है कि यह लातों के भूत बातों से मानने वाली में से नहीं है। वह तुरंत ही मुस्कुराते हुए पायल की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर काम नहीं करना चाहती हो। उसकी बात को सुनकर पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है कि यू ब्लडी बस्टर्ड, अपनी हद में रहो। उसको इस तरह से गाली देता हुआ देखकर लिया को बर्दाश्त नहीं होता। वह एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। वह भला इन दो कोढ़ियों के एम्प्लॉय को क्यों बर्दाश्त करेगी। लिया का थप्पड़ इतना जोरदार था कि पायल का पूरा शर अपनी जगह पर गोल गोल घूमने लगता है। उसके आंखों के सामने एक पल को अंधेरा छा जाता है। जैसे ही वापस वह अपनी होश में आती है तो वह लिया को बहुत ही गुस्से से देख रही थी। इस वक्त उसका एक हाथ उसके गालों पर था। उसे एहसास हो रहा था कि लिया का थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसके गालों पर उंगलियों के निशान छाप चुके थे। वही वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और उसे चिल्लाते हुए कहती है कि यू बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मैं पायल रेड्डी हूँ। मैं आरडी कंपनी की इकलौती बारिश हूँ। उसकी बातों को सुनकर लिया मुस्कुराते हुए कहती है कि जब तुम इतनी बड़ी बारिश हो तो यहाँ क्या झाड़ू मारने के लिए आई हो। जाकर अपने आप की कंपनी में क्यों नहीं काम करती हो। उसकी इतनी तीखी बातों को सुनकर पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में रहती है कि इस कंपनी में काम करने के लिए मेरे डैड ने मुझसे कहा था, वरना मुझे कोई शौक नहीं था यहाँ काम करने का। लिया उससे कहती है तो ठीक है, आज से तुम्हारा शौक खत्म कर दिया मैंने, जो रिजाइन करो और यहाँ से निकल जाओ। उसकी बातों को सुनकर पायल को एक जोरदार झटका लगता है। वह गुस्से में बोलती है कि यूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ से निकलने की। तुम्हें पता है मैं पिछले 2 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ पर आज तक कभी किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया और तुम आते ही 2 टके की लड़की तुमने मेरे साथ इतना गलत कर दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। उसकी बातों को सुनकर लिया को हंसी आ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। हाँ, शायद तुम्हें नहीं पता है इसीलिए तुम इस तरह से कुत्ते की तरह भौंक रही हो, वरना तुम्हें पता होता तो मेरे सामने अपनी जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचती। वहीं उन लोगों की बात और उसे थप्पड़ मारता देखकर सारे एम्प्लॉय तो सदमे में वहां खड़े होकर बस उन दोनों की बहुत सुन रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें, इसलिए वह बिल्कुल ही शांत अपनी जगह पर ये तमाशा देख रहे थे। किसी की भी आगे बढ़कर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं अब तक मैनेजर भी आ चुका था और उसने भी सारी बात सुन ली थी। वह जान और लिया को अच्छे से जानता था। तभी मैनेजर आगे बढ़कर पायल पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि पायल, या तुम क्या कर रही हो। तुम्हें पता है कि यह कौन है। यही हमारे बॉस हैं और आज तक हम इन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर चलते आए हैं। यह मिस्टर जान और यह मिस लिया है। इतना सुनकर तो अब पायल के पैरों के तले जमीन ही खसक जाती है। वहीं अब तक सबको पता चल जाता है कि ये दोनों उनकी बॉस के मैनेजर और असिस्टेंट है। आप सबको खुशी हो रही थी कि अच्छा हुआ वह लोग पायल के मामले में आगे बढ़कर कुछ नहीं बोल, वरना आज जो पायल का जो हाल था उनका होता। नहीं, पायल से तो कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वह तुरंत ही लिया से माफी मांगने लगते हैं और कहती है मैं मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं। लेकिन लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, वह उसकी एक बार भी बात नहीं सुनती और उसे रहती है कि इसे यहाँ से तुरंत धक्के मारकर बाहर निकालो। हमें ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है और सबको सूचित कर दो। अगर किसी ने ऐसी हरकत करने की जरूरत की तो उन्हें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा बाहर का रास्ता दिखाने में। उसकी बातों को सुनकर राहुल उसे यस मैं कहकर पायल को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। वहीं अब तक चाहत में पूरा डाटा अच्छे से चेक कर लिया था और उसे पता चल गया था कि गड़बड़ी किस जगह पर है। वह तुरंत ही एक मीटिंग बुलाती है। वह राहुल से कहती है कि 5 मिनट के अंदर सबके सब मुझे मीटिंग रूम में मिलो। जैसे ही सारे सीनियर एम्प्लॉय के पास एक मैसेज जाता है तो उन लोगों की सांस ही अटक जाती है। वह मन में सोचते हैं कि आज का दिन बहुत ही मनहूस है। आज उन्हें और कितने 100 हादसों को झेलना पड़ेगा। अब तक उन्हें पता चल चुका था कि
पायल को कंपनी से निकाल दिया गया है। जब वह इतनी हाई पोजीशन में थी तो उसे निकाल दिया गया तो उन लोगों के साथ क्या होगा, यही सोचकर वह लोग डर रहे थे और जल्दी से 4 मिनट के अंदर ही वह सब मीटिंग रूम में मौजूद हो जाते हैं। जैसे ही चाहत रूम में एंटर करती है तो सबकी सांस बढ़ जाती है। इस समय चाहत का ऑरा अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वह अपनी खूंखार आंखों से एक बार सबको घर कर देखती है। उसके आंखों की तपिश ऐसी थी कि मानो उसे देखने मात्र से सबके सब जल जाएंगे। वहां जाकर सीधा अपनी चेयर पर बैठी है और बोलती है कि मैंने पिछले 2 साल का डाटा चेक किया है, उसमें मुझे 10% का लॉस दिख रहा है। अब मैं तुम सबसे जानना चाहूंगी कि गड़बड़ी किसने की है, और यकीन मानो कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं उसे अपने तरह से पता लगाऊंगी और मेरा तरीका तुम सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए बहुत ही आराम के साथ मैं तुम लोगों से पूछ रही हूं, तो बिना किसी प्रॉब्लम के मुझे सच बताओ, वरना इतना कहकर वह चुप हो जाती है। वही सबके माथे से पसीना छूटने लगता है। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होगा। उसमें से बहुत से लोग ईमानदार थे क्योंकि वह बड़ी उम्र के थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग बेईमान भी थे जो पैसों की लालच में कंपनी के साथ घोटाला कर रहे थे। चाहत की कंपनी का नाम बहुत ज्यादा था, इस वजह से बहुत से लोग उसके कंपनी के साथ डील करना चाहते थे और कुछ लोग उसके राइवल कंपनी थे जो लोग उसके सीक्रेट डाटा को हासिल करना चाहते थे। इसी वजह से उन लोगों ने कुछ वर्कर को मिला रखा था। वही चाहत देखी है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उसके पास इतना पेशेंस नहीं था, उसे बहुत सा काम करना था। वह सिर्फ इनका मुंह देखे नहीं बैठी रह सकती थी। इस वजह से वह बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि शायद तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आई। वैसे भी तुम लोग तो सिर्फ आज मुझसे मिल रहे हो, तो मेरे बारे में कैसे जान सकते हो। चलो आज अपना पहला इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें दे ही देता हूँ। इतना कहकर वह तुरंत ही अपनी कमर के पीछे से गन निकालकर सामने रख देती है। जैसे ही उन लोगों की नज़र उसे गन पर पड़ती है तो सबकी आंखें ही फैल जाती है, क्योंकि वह देखने में जितना ही ज़्यादा छोटा था उतना ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी से बना था और ऐसे गन कोई आम लोग नहीं रखते थे। वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग थे जो इसे इशू कर सकते थे। ये जब लॉन्च हुआ था तो इसके बारे में इन लोगों ने न्यूज़ में देखा था। उन सबके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। अब सामने बैठे वह 3 एम्प्लॉइज जिसने गद्दारी की थी, उन लोगों के हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, वरना वह लोग तो भूल कर भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। आज उन्हें खुद पर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। वह खुद को कोस रहे थे कि क्यों वह पैसों की लालच में आकर कंपनी के साथ गद्दारी किया। वही सब चाहत देखी है कि यह लोग कुछ भी बोलने वाले नहीं है, तो वह बिल्कुल भी 1 मिनट वेट नहीं करती और धड़ाधड़ 3 गोलियां एक के बाद एक फायर कर देती है। गोलियों की आवाज सुनकर सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हालांकि इसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, फिर भी सबके दिलों में खौफ पसर चुका था। वही जैसे ही गोलियां निकलती है वहां बहुत तेज से चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। यह आवाज सुनकर जैसे ही सब लोग देखते हैं तो 3 लोग जमीन पर पड़े अपने पैरों को पकड़ कर आ रहे थे। चाहत ने उनके पैरों पर गोली चला दी थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सभी लोग डर के वजह से कांप रहे थे। चारों तरफ खून फैल चुका था जिसे देखकर सभी के शरीर से पसीना निकल रहा था। डर इतना ज्यादा था कि उनकी जुबान ही नहीं खुल रही थी। वह बस आंखें फाड़े अपने सामने चल रहे सीन को देख रहे थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी प्यारी और मासूम दिखने वाली ये लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। अभी तो दोस्तों इन लोगों ने चाहत का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हर वक्त अपने चेहरे पर नकाब रखती थी। अगर वह इनका चेहरा देख ले तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ना हो कि इतनी खूबसूरत सी लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। वही वह तीनों लोग दर्द से तड़प रहे थे। उन्हें अब पता चल चुका था कि अब वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते थे। शायद उनकी बॉस को पहले से ही सब कुछ पता चल चुका था। वह लोग रोते हुए चाहत से माफी मांग रहे थे, पर शायद चाहत की डिक्शनरी में माफी नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने पहले ही एक बार इन लोगों को मौका दे दिया था, लेकिन इन लोगों को तो उसकी अच्छाई राशि नहीं आ रही थी। वही चाहत तुरंत अपने गार्ड को बुलाती है और उन तीनों को वहां से ले जाने के लिए कहती है। वहां बैठा हर शख्स समझ चुका था कि अब शायद ये तीनों उन लोगों की आंखों को दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। उन लोगों ने तो सोचा था कि यह फ्रॉड केस बनेगा और पुलिस आएगी और इन्हें पकड़ कर ले जाएगी, लेकिन शायद उन लोगों ने अपनी इस डेविल बॉस को काम आका था। भला उसके काम में पुलिस की क्या जरूरत, वह खुद भी तो इंसाफ कर सकती है। आखिर में बेईमानी तो उसके साथ हुई है, ना कि पुलिस वालों के साथ। उसका तो सीधा यही फंडा था। अब ये फंडा सबकी समझ में आ चुका था। सबके दिल की धड़कन इतनी ज्यादा शोर कर रही थी
कि मानो अगर एक पल और यह रुके तो उनकी जान ही चली जाएगी। अब वह भूलकर भी अपने इस डेविल बॉस के सामने आना नहीं चाहेंगे और गद्दारी करना तो वह अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चाहत ने ऐसा करके सही किया? वैसे मुझे तो ये बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि सीधा ही का तो जमाना ही नहीं है। जब लोग जानते हैं कि तुम बहुत सीधे हो तो वह तुम्हारे लिए बहुत सी परेशानियां खड़ा करना शुरू कर देते हैं, और जब वह तुम्हारा खतरनाक रूप देखते हैं तो वह तुमसे बचकर ही रहने में अपनी भलाई समझते हैं। चाहत ने अपनी पिछली जिंदगी से एक बहुत बड़ा तजुर्बा हासिल किया था कि लोगों के सामने सीधी सादी और बेचारी बनने से लोग सिर्फ उसका फायदा ही उठाएंगे। शायद इसी वजह से वह अब इस जन्म में खुद को छुपाकर नहीं रखना चाहती थी और अपना इतना खतरनाक रूप वह बेझिझक सबके सामने ले आती थी। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताना। आपकी राय जानकर मुझे खुशी होगी। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वहां सारे एम्प्लॉइज अपनी सांसें थौमे बैठे हुए थे, उनकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वही चाहत एक बार सबकी और नजर दौड़ती है और कहती है कि आगे से मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ ईमानदार रहें, क्योंकि मैं अच्छे के साथ अच्छी हूं तो बुरे के साथ उससे भी कहीं ज्यादा बुरी बन जाती हूं। तो कोशिश करेगा कि आप लोग मेरी बुराई ज्यादा ना देख पाए। इतना कहकर वह तुरंत ही वहां से उठकर बाहर निकल जाती है। वही उसके पीछे आइलिया और जान भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। उन्हें अपने बॉस के इस खतरनाक रूप के बारे में सब कुछ पता था। वह खुद भी चाहत की तरह ही खतरनाक थे। एक तरह से देखा जाए तो वह चाहत के सेक्रेटरी नहीं बल्कि उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे, जो हर वक्त चाहत के साथ रहते थे, लेकिन दुनिया की नजरों में वह बस उसके सेक्रेटरी और उसके मैनेजर थे। तभी चाहत अपने केबिन पर जाती है। अब उसने कंपनी के मामले को शूट आउट कर दिया था, अब उसे आगे के मीटिंग के बारे में जानना था। चाहत उन लोगों से मीटिंग की अपडेट लेने लगती है। जानू से बताता है कि उन्हें होटल ब्लू रॉयल एक काल्पनिक नाम में 2 मीटिंग अटेंड करना है। मीटिंग उनके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम मीटिंग बहुत ही बड़ी 2 कंपनियों के साथ है। अभी तक ये सारी मीटिंग जान और लिया ही करते थे, लेकिन जब उन लोगों को पता चला इस कंपनी के सीईओ यहाँ आया हुआ है तो उन लोगों ने उनसे मिलने की जिद की। चाहत को भी तो इन बड़े लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी थी, इस वजह से उनसे मिलने को राजी हो जाती है। मिलने का टाइम शाम को 8 बजे का था, इस वजह से चाहत अपने बाकी बड़े कामों को पूरा करने लगती है। कुछ ही देरी में लंच का टाइम हो चुका था। वह तीनों बैठकर एक साथ लंच करते हैं और इस वक्त भी वह अपने काम के बारे में ही बात कर रहे थे। लंच खत्म होने के बाद जान और लिया अपने केबिन में अपना वर्क पूरा करने चले जाते हैं। अब ये तीनों शाम को 7 बजे मिलते हैं। ये तीनों ही ऑफिस से निकलकर अपने विला के लिए चले जाते हैं, जो कि चाहत यहाँ आने से पहले ही खरीद चुकी थी। यह विला एक बहुत ही पोश इलाके में था, जहाँ पर यहाँ इस शहर के अमीर लोग रहते थे। चाहत ने भी वहाँ एक बहुत ही बड़ा विला खरीद लिया था। जैसे ही वह लोग अपने विला में पहुँचते हैं तो एंट्री पर ही उन्हें रोक दिया जाता है, क्योंकि चाहत ने पहले ही वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट कर दी थी। तभी जान अपने गाड़ी में कुछ टाइप करता है, तुरंत ही वहां का गेट ओपन हो जाता है। ये फंक्शन चाहत के कुछ ही गाड़ियों में मौजूद होती थी, जिसे उसके कुछ खास लोग ही उसे करते थे। बाकी सबको परमिशन लेकर ही अंदर जाने की एंट्री मिलती थी। जैसे ही गाड़ी अंदर एंटर करती है तो सामने एक बहुत बड़ा सा गार्डन दिखता है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत से फूल लगे हुए थे। पर हैरत की बात ये थी कि इन फूलों में कोई भी गुलाब का पौधा नहीं था। अब ऐसा क्यों था? तो बता दे कि पिछले जन्म में जब चाहत का बॉयफ्रेंड उसे जब भी खुश करने की कोशिश करता तो उसे गुलाब का ही फूल दिया करता था, जो शायद हर लड़कियों की पसंद है। यही वजह था कि गुलाब के फूलों से चाहत को नफरत हो चुकी थी। जब भी वह गुलाब के फूलों को देखते तो अपने उसे घटिया बॉयफ्रेंड की याद आती थी, जिसे उसकी बहन के साथ मिलकर उसे चीट किया था। इसके बारे में हम स्टोरी में आगे जानेंगे। फिलहाल तो हम विला को देखते हैं। आम स्टोरी की तरह यह विला कोई सफेद संगमरमर से नहीं बना था, बल्कि यह तो पूरा ब्लैक था। देखने में यह इतना खतरनाक वाइब देता था कि कोई भी इस विला के अंदर जाना पसंद ना करे। जैसे ही वह लोग मिलकर सामने पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ी रुकती है और वह तीनों गाड़ी से बाहर आते हैं और सीधा अंदर की ओर जाते हैं। वहां खड़े बहुत से गार्ड उन लोगों को देखते ही सीधा अपना सर झुका लेते हैं। यह उनके अभिवादन करने का तरीका था। चाहा तुम सबको एक नज़र देखते हुए सीधे घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर का सीन कुछ ऐसा था, ना तो वहाँ कुछ महंगे एंटीपीस रखे थे, ना ही कुछ महंगी पेंटिंग दीवारों पर लगी थी, और ना ही महंगे महंगे डेकोरेशन वहाँ पर हुए थे। वहाँ तो बस खूंखार और खतरनाक जानवरों के चमड़े लगे हुए थे, जो दीवारों पर ऐसे सजे थे मानो कोई पेंटिंग हो। दीवारों पर बारहसिंगा की बड़ी बड़ी सींगें हैं सजाई गई थी।
दीवारों पर शेर और बाघों के चमड़े लगे हुए थे और कई जगह पर शेरों के पुतलों को इस तरह से रखा गया था मानो कि वह जिंदा है और बैठकर उनकी तरफ देख रहे थे। ये घर नहीं बल्कि एक खौफनाक किला लग रहा था जहां सिर्फ जानवरों की चमड़े की सजावट की गई थी और अगर दीवारों पर कोई पेंटिंग लगी हुई थी तो वह भी खूंखार टाइगर की थी। ऐसा क्यों था वह तो आप आगे जानेंगे, पर इसे इतना तो साफ हो गया था कि चाहत को नेचर की खूबसूरती नहीं बल्कि भयानक और खौफनाक मंजर ही पसंद था। वही वह लोग सब के सब अपने रूम में जाते हैं और जल्दी से फ्रेश हो अपना ड्रेस चेंज करते हैं। इस समय चाहत पूरा अपने डेविल अवतार में थी। उसने सर से पांव तक पूरा ब्लैक कलर ही पहन रखा था। ब्लैक जीन्स में ब्लैक लेदर की जैकेट थी और उसे पर एक हुडी पहन रखी थी जो उसके पूरे सर को ढक रखा था। चेहरे पर ब्लैक मास्क था। इस वक्त वह पूरी ब्लैक क्वीन लग रही थी और यही उसकी असली पहचान थी, पर उसके बारे में कोई नहीं जानता था। थोड़ी ही देर में वह नीचे आती है तो यहाँ पर लिया और जान उसका इंतजार कर रहे थे। वह तीनों ही एक साथ घर से बाहर आते हैं और सामने खड़ी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। इस वक्त जान और चाहत एक गाड़ी में थे और लिया दूसरी गाड़ी में थी। अब वह लोग होटल ब्लू रॉयल के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकुर की भी एक मीटिंग होटल ब्लू रॉयल में थी। हालांकि उसकी मीटिंग चाहत के साथ नहीं थी, लेकिन आज वह भी एक सीक्रेट मीटिंग के तहत यहाँ आया हुआ था। इस वक्त वह भी होटल ब्लू रॉयल पहुंच चुका था। कुछ ही देर में चाहत भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वहां पहुंचती है तो वहां खड़े दो आदमी जल्दी से उसके पास पहुंचते हैं और उसे झुककर अभिवादन करते हैं। फिर वह उसे अपने साथ लेकर सीधा अपने प्राइवेट रूम की ओर बढ़ जाते हैं जहां पर उनकी मीटिंग होने वाली थी। आज उनकी मीटिंग इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन शरण मेहरा और विनोद ओबरॉय से होने वाली थी। ये दोनों बहुत ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। पहले तो यह मीटिंग अलग अलग होने वाली थी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से चाहत ने दोनों मीटिंग एक साथ करने को कहा था। उन लोगों को भी इसमें कोई है तो आज नहीं था, क्योंकि वह दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और उनके कई डील एक दूसरे के साथ हो रहे थे। इस वजह से उन्हें भी इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती। थोड़ी ही देर में चाहत उसे रूम के अंदर एंटर करती है। जैसे ही वह लोग चाहत को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने दुनिया की जान मानी खुराना इंडस्ट्री के सीईओ है। इस वक्त लिया उसे रूम में पहले से ही मौजूद थी। वह लोग लिया और जान को अच्छे से जानते थे और जब वह देखते हैं कि लिया और जान उसे लड़की के पीछे जाकर खड़े हो गए हैं तो उन्हें जानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि यही इस कंपनी की सीईओ है। चाहत ने इस वक्त सर से पर तक पूरा ही खुद को ढका था। इस वजह से वह बस इतना ही जान पा रहे थे कि यह एक लड़की है, बाकी यह कैसी है कौन है किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब उन लोगों के दिल में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई थी कि आखिर में इसने खुद को इतना ज्यादा सीक्रेट क्यों रखा है। क्या इसका चेहरा देखने में इतना ज्यादा अगली है जो इसमें चेहरे पर मास्क लगा रखा है। और इस वक्त उसने ब्लैक गॉगल्स पहने थे जिस वजह से उसकी आंखें भी नहीं दिख रही थी। वही उसके सामने खड़े दो बिजनेसमैन जिनकी उम्र लगभग 30 से 32 साल की होगी, वह दोनों बस अपनी आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। चाहत यहाँ आने से पहले इन दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी निकल चुकी थी, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि इन दोनों से उसे कोई खतरा नहीं है। ये दोनों बहुत ही अच्छे और ईमानदार बिजनेसमैन थे और इन दोनों ने यह मकाम अपनी मेहनत के बल पर पाया था। हालांकि ये दोनों पैदाइशी ही अमीर थे, पर इन दोनों ने अपने माँ बाप की दौलत को ना लेते हुए खुद के दम पर अपना नाम कमाया है। चाहत को इन दोनों से कोई खतरा नहीं था। वह दोनों भी अपने होश में आते हैं और चाहत को बड़ी ही इज्जत से ग्रीट करते हैं। भले ही उनके सामने खड़ी ये लड़की उनसे छोटी क्यों ना हो, पर वह जिस कंपनी की सीईओ है उसका दर्जा उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है और वह इस किस्म के बिल्कुल भी नहीं है जो खुद को दूसरों से भरा समझे। वह हकीकत को मानने वाले थे। वह दोनों अच्छे दोस्त भी थे, इस वजह से उन दोनों की राय भी हमेशा एक ही होती थी। वही चाहत जाकर सीधे अपनी जगह पर बैठ जाती है। वह दोनों भी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी लिया चाहत का इंट्रोडक्शन देने लगती है कि यह चाहत खुराना है, खुराना एंड मित्तल कंपनी की सीईओ। जैसे ही वह लोग सुनते हैं कि यह मित्तल कंपनी की भी सीईओ है तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि जितना पावरफुल पुराना कंपनी थी उतनी ही पावरफुल मित्तल कंपनी थी। और उन्हें अच्छे से पता था कि ये दोनों कंपनी के ओनर एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि इसकी सीईओ कौन है। लेकिन आप जब वह अपने सामने देखते हैं तो अब उन्हें खुद की सोच पर डाउट होने लगता है कि क्या उन लोगों ने सामने बैठी लड़की के उम्र का अंदाजा सही लगाया है। दो कंपनी के सीईओ बनना इतना आसान नहीं है, जरूर ही या कोई बड़ी उम्र की होगी,
क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बहुत वक्त लगा होगा, कोई आम इंसान तो यहाँ तक पहुँचाने की सोच भी नहीं सकता है। अब उनकी राय अपने सामने बैठी लड़की के लिए बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उन्हें लगा था कि उनके सामने बैठी महिला अब 40 प्लस की होगी। तभी वह लोग चाहत से हेलो मैम कहते हैं। चाहतों बस उनकी तरफ देख रही थी। उसे देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वह क्या सोच रही है। वही वह लोग मीटिंग शुरू कर देते हैं। चाहत उन लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ रही थी। उसके प्लान सुनकर वह लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और उन्हें अंदाजा लग चुका था कि शायद इसी वजह से वह इतनी ज्यादा सक्सेस है। वाकई में इस सामने बैठी महिला का दिमाग तो बहुत ही ज्यादा तेज है। जिस तरह के प्लान के बारे में चाहत में उन्हें बताया था, कुछ ही दिनों में उनकी कंपनी की ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि वह इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने ब्रांड को अच्छे से फैला सकते थे। हालांकि उनकी भी कंपनियां विदेशों में थी, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा कम थी। लेकिन चाहत के प्लान से वह काफी आगे बढ़ सकते थे। उन्हें सच में आज इस मीटिंग से बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी और उन्हें खुद पर गर्व हो रहा था कि उन लोगों ने जिद करके यह मीटिंग रखी थी। वैसे जब वह लोग बात कर रहे थे तो उन्हें चाहत की आवाज बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह खुद की सोच को नहीं रोक पा रहे थे कि उनके सामने बैठी लड़की कैसी लगती होगी। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि उसे वह बिल्कुल ही कम उम्र की छोटी सी मासूम सी बच्ची महसूस हो रही थी। पर उन्हें अच्छे से पता था कि इस मकान पर पहुंचने के लिए बहुत सारे तजुर्बे और वक्त की जरूरत है, तो वह इतनी छोटी तो नहीं हो सकती है। और आवाज का क्या है, बहुत लोगों की आवाज इतनी प्यारी होती है कि बस उसे सुनने का मन करता है। और शायद यही चीज इस सामने बैठी लड़की के साथ भी है, पर सच में उसकी आवाज किसी मिश्री से कम नहीं है। इस समय एक से ही ख्याल इन दोनों के मन में चल रहे थे। मीटिंग करते करते काफी देर हो चुका था। वह दोनों आज बहुत ज्यादा खुश थे। शरण और विनोद की खुशी तो उनके चेहरे से देखी जा सकती थी। वहीं अब मीटिंग खत्म हो जाती है तो चाहत तुमसे जान को कहती है। जैसे ही वह लोग सुनते हैं कि वह लड़की जाने वाली है तो वह लोग उसे अपने साथ डिनर करने का आग्रह करने लगते हैं। वह ऐसा बस इसलिए कर रहे थे कि जितनी देर से वह लोग बैठे थे उनके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें बस अपने सामने बैठी इस सक्सेस वुमेन की एक झलक देखनी थी। वैसे तो वह पहले से ही उनकी आइडल बन चुकी थी, पर जब इतना अच्छा मौका उनके पास था तो वह उसकी एक झलक देखना चाहते थे। पता नहीं लाइफ में यह मौका उन्हें मिले या ना मिले, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि यह सीईओ बहुत ही सीक्रेट रहती है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह लोग इस सीईओ का चेहरा भी देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ आने से पहले उन लोगों ने भी इस कंपनी और यहाँ के सीईओ के बारे में अच्छे से तैयारी की थी। कहीं उनकी एक गलती से उनके हाथ से यह डील ना निकल जाए। यदि सब सोचकर उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी थी। जहां तक उन लोगों ने जाना था तो उसके सामने बैठी है महिला बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बेरहम थी, इसलिए वह छोटी सी छोटी गलती भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब जब वह लोग उसे सामने से देख रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जो भी अफवाहें हैं इस महिला के बारे में फैली है वह सब सही हैं। हाँ, तो बिल्कुल मासूम और प्यारी लग रही थी। अब दोस्तों कोई इन्हें समझाएं कि आवाज सुनकर और चेहरा देखकर कोई मासूम और प्यार नहीं बन जाता है। और हमारी चाहत तो वह बिल्कुल भी मासूम नहीं है, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये तो इन्हें आगे पता ही चल जाएगा। वह लोग फिर से चाहत से डिनर करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। आप चाहत भी ज्यादा उन्हें मना नहीं करती और उनकी बातों को मान जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि पिछले जन्म में उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की थी, लेकिन उसका फेस रिवील ना होने की वजह से किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। उसका फायदा उठाकर उसकी बहन ने अपनी चाल चल दी थी और उसे कंपनी की मालकिन बन गई थी। वह इस जन्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी। इस बार वह कुछ भरोसेमंद लोगों के सामने जरूर आएगी, जिस वक्त आने पर ये लोग उसकी पहचान दुनिया के सामने उजागर कर सके। और ये दोनों इस काम के लिए बहुत ही परफेक्ट थे, इसलिए वह उनकी बातों को मान जाती है। कुछ ही देर में वह लोग एक रूम में थे जहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से डिनर की तैयारी की गई थी। इंडिया के बहुत ही लजीज व्यंजनों को बनाया गया था। उन लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उन्हें ये तो नहीं पता था कि उसे कंपनी का सीईओ उनके साथ डिनर करेगा या नहीं, फिर भी वह लोग अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे और उनकी यह अच्छी सोच उनके काम आ गई। वह सब लोग अपनी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी चाहत अपने चेहरे से अपना मास्क हटती है और अपने आंखों में चढ़े गॉगल को भी उतार देती है। जैसे ही उसके चेहरे से मास्क हटता है और उसकी आंखें सामने आती है तो सबके तो होश ही उड़ जाते हैं।
वह दोनों तो बस अपना मुंह खोल चाहत को एक तक देखे जा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि नकाब के पीछे इतना खूबसूरत सा चेहरा होगा और इस लड़की की आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। उसकी गहरी नीली आंखें बिल्कुल किसी समुद्र की तरह थी। वह दोनों तो बस अपना मुंह खोल और अपनी आंखें फाड़े चाहत को देखे जा रहे थे। इस वक्त उनके दिल की धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। एक ही पल में उन्हें लगा कि शायद उन्हें सामने बैठी इस लड़की से प्यार हो गया हो। लव एट फर्स्ट टाइम। सच में आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वह बिल्कुल परफेक्ट थी। उसका चेहरा इतना ज्यादा परफेक्ट था कि उसमें कमियां ढूंढना तो मानो समुद्र में एक सुई ढूंढने के बराबर होगा। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बैठी है। वही चाहत जब उन दोनों को खुद की तरफ ऐसा देखा हुआ पाती है तो उन्हें उसे गुस्सा आने लगता है। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उसे इस तरह देखे, पर उसे अच्छे से पता था कि उसकी खूबसूरती ऐसी है कि कोई भी उसे एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाता था। इसी वजह से तो चाहत खुद को नकाब से ढक कर रखती थी। वहीं जैसे ही वह लोग देखते हैं कि उसे लड़की की आंखें अब नीली से लाल होने लगी है तो वह तुरंत ही अपने होश में आते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें इस वक्त खुद के रवैया पर शर्म महसूस हो रहा था। वह तुरंत ही चाहत से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वह आप इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि एक बार के लिए हम भूल गए थे कि हमें आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए था। इसके लिए हम दिल से आपसे माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आगे से ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। उन दोनों के शब्दों में लॉयल्टी झलक रही थी। इस वजह से चाहत भी उन्हें कुछ नहीं बोलती है। वही वह लोग पूरी ईमानदारी से बोलते हैं कि हमने सोचा था कि आप 40 के प्लस की होगी और यही कारण है कि जब हमने आपका चेहरा देखा तो हम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए। आप तो बहुत ही कम उम्र की है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप 16-17 साल की होगी। उसकी बातों को सुनकर चाहत समझ चुकी थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। वह उनसे कहती है कि नहीं, मैं 20 की हूँ। उसकी बातों को सुनकर वह लोग एक बार फिर से चाहत को देखने लगते हैं। वह बिल्कुल भी 20 की नहीं लग रही थी। वह तो बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर यह 20 की है तो ये बिजनेस करना कब से शुरू कर दिया होगा और इस मकाम पर पहुंचने में उसे कितना वक्त लगा होगा। क्या हुआ 1 साल की उम्र से ही बिजनेस सीख रही थी और क्या क्या सच में डेविल है और इसके बारे में जो वफाएं हैं उसका क्या। उन दोनों का तो सर बिल्कुल से घूम रहा था। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चाहत उनसे कहती है कि अपने दिमाग पर जोर मत दो। तुम मेरे बारे में जितना सोचोगे उतना ही समझ नहीं पाओगे, इसलिए मेरे बारे में सोचने से अच्छा है कि तुम खाना खाओ। चाहत की बातों को सुनकर दोनों झेप जाते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें भी चाहत की बातें सही लगती है तो वह अब चुपचाप खाना खाने लगते हैं। वही चाहत तुम लोगों को खामोशी से उसकी बात मानते देखकर बहुत अच्छा लगता है। वह भी अब चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। उसके साथ ही लिया और जान भी बैठे थे। अब तक वह चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। अक्सर ही उनके साथ यही होता था। जब भी कोई उनके बॉस को देखा था तो उसका इसी तरह से रिएक्शन होता था, इसलिए वह लोग अब इस बात के आदी हो चुके थे। वह लोग अपना पूरा खाना खत्म कर लेते हैं, उनसे जाने की इजाजत लेती है। वह लोग भी पूरे सम्मान के साथ उन्हें बाय करते हैं। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। आज का दिन शायद उनके जिंदगी का सबसे प्यारा दिन था। अब जैसे ही चाहत वहां से बाहर आती है तो अचानक ही उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। वह लिया और जान से कहती है कि क्या ये नीस डिसूजा नहीं है। उसकी बातों को सुनकर लिया और जान भी उसे और देखते हैं तो उनकी आंखें भी बड़ी हो जाती है। हाँ, यह वही है। तो चाहत उनसे कहती है कि अगर यह इतनी दूर आया है तो जरूर ही कोई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा। चलो चलकर हम देखते हैं, आखिर हमें भी तो पता चले कि यह नमक हराम यहाँ क्या कर रहा है। इतना क्या कर वह लोग आप अपना रास्ता बदलकर उसके पीछे हो लेते हैं। वही जैसे ही डिसूजा को लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है तो वह पलट कर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता क्योंकि उसके देखने से पहले ही ये लोग छुप चुके थे। चाहत रहती है कि हम तीनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसकी नजरों में आ जाएंगे और इस समय उसके साथ उसके गार्ड भी हैं, इसलिए हमें अलग अलग होना पड़ेगा और जिसे जो भी जानकारी मिलेगी वह तुरंत ही बताएगा। फिर आगे हम समझेंगे कि इस कुत्ते के साथ क्या करना है। वही उसकी बातों को सुनकर अब तीनों अलग अलग हो जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। वह थोड़ी ही देर में एक रूम के अंदर एंटर करता है। जब वह लोग देखते हैं कि वह उसे रूम के अंदर चला गया है तो वह भी उसके अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। फिलहाल वह सामने के रास्ते से नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत से गार्ड खड़े थे।
इसलिए वह अब चुप कर पीछे के रास्ते से जाएंगे। अब उन्हें पीछे जाने के लिए उसके साइड के रूम में घुसना होगा। अब साइड का रूम किसका है उन्हें नहीं पता है, फिर भी उन्हें जाना ही होगा। लिया और जान एक साइड रूम में घुसते हैं तो वहां पाते हैं कि दो कपल आपस में मेकआउट कर रहे हैं। ये देख कर लिया और जान का तो हालात ही खराब हो जाता है। वह दोनों इतनी जोर जोर से आवाज कर रहे थे कि उन दोनों बेचारे का मुंह तो देखते ही बन रहा था। वह कैसे भी करके छुपते छुपते उसे रूम की बालकनी में जाते हैं, पर इस वक्त उन दोनों की सेक्सुअल आवाज उनके कानों में पड़ रही थी, जिससे उन्हें अजीब लग रहा था। वह लोग जल्दी से जल्दी उसे रूम से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चाहत जिस रूम में घुसती है तो वहां पर कोई नहीं होता है, क्योंकि जो कोई भी उसे रूम में था वह इस समय यहाँ नहीं था। वह बहुत ही आसानी से उसे रूम की बालकनी में जाती है और तुरंत ही उसे दूसरे रूम में जंप कर देती है। अब एक साइड लिया और जान छुपे हुए थे, वहीं दूसरी साइड चाहत छुपी हुई थी। वह लोग कमरे के अंदर चल रही मीटिंग को चुपचाप सुनाने लगते हैं। तभी वह सुनते हैं कि डिसूजा किसी से कह रहा था कि अगला कंसाइनमेंट उन्हें दुबई भेजना है, जिसमें कम से कम 100 लड़कियां होंगी। दुबई में इंडियन लड़कियों के डिमांड बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वह बहुत ही कम उम्र की और बहुत ही ज्यादा मासूम होती हैं, और उनकी खूबसूरती तो कहना ही क्या, इस वजह से उन्हें इसके बहुत ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। वहीं दूसरा आदमी बोलता है कि और उन बच्चों का क्या होगा, तो वह बोलता है कि इन बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए भेजना है, उसकी भी तैयारी कर लो। इतना सुनकर तो चाहत का खून ही खोल जाता है। ये नीच कुत्ता यहाँ भी यही धंधा करता है, तो ये बात है जो यह इंडिया आया हुआ है। इसने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, पर आज ये जो काम कर रहा है उसके लिए तो मौत की सजा भी कम होगी। अगर उसके पास वक्त होता तो वह इसे इतना तड़पा तड़पा कर मरती कि वह खुद के इस धरती पर पैदा होने पर अफसोस करता। ये घटिया इंसान जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। वही वह फिर से गुस्से में बोलती है कि यहाँ के इतने बड़े बड़े ऑफिसर क्या कर रहे हैं, जब वह इन घटिया लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। आखिर में सरकार उन्हें किस काम के पैसे देती है। इस वक्त उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। वह तुरंत ही लिया और जान को ऑर्डर देता है कि वह उन पर अटैक करने वाली है। उसके ऑर्डर को पाकर वह दोनों तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने बॉस के बारे में इतना अच्छे से पता था कि वह लड़की और बच्चों के साथ नाइंसाफी तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं, और यहाँ तो उनके जिस्म फरोशी का धंधा होने वाला है। वह कैसे बर्दाश्त करेंगे। इस समय उन लोगों को भी इसे जान से करने का मन कर रहा था। वह तीनों तुरंत ही एक साथ उन पर अटैक कर देते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों टीम एक दूसरे पर अटैक कर रही थी। वह दोनों ही इस समय बंदूक नहीं चलाना चाहते थे, क्योंकि उसकी आवाज से उनके यहाँ होने का दूसरों को पता चल सकता था। जितना एक टीम परेशान थी अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए, वह उतना ही दूसरा टीम भी परेशान था। इस वजह से वह लोग किसी भी तरह के हथियार का प्रयोग नहीं कर रहे थे। वहीं वह तीनों उन चारों पर भारी पड़ चुके थे। डिसूजा की तरफ 4 लोग थे, चारों के चारों यहाँ मीटिंग करने आए थे। वही चाहत देखती है कि अब उसे बहुत देर हो रहा है, तो वह एक ही पल में अपने पॉकेट से एक खंजर निकलती है। वह खंजर बहुत ही छोटा था, पर वह इतना ज्यादा शार्प था कि किसी के अंदर घुसने में थोड़ी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसने तुरंत ही डिसूजा के दिल पर जोर से वार कर दिया। जैसे ही खंजर उसके दिल में घुसा, डिसूजा की चीख निकल जाती है। वही डिसूजा के वह तीनों लोग जब डिसूजा क्यों इस हाल में देखते हैं तो घबरा कर रुक जाते हैं। अब उनके हाथ काम करना बंद कर चुके थे। तुरंत ही जान और लिया उन्हें पकड़ लेते हैं। वही इतना शोर सुनकर अब बाहर के गार्ड अंदर आने लगते हैं और दरवाजे को इस समय जोर से धक्का मारकर खोल रहे थे। चाहत तुरंत ही जान और लिया को इशारा करती है वहां से निकलने के लिए। तभी वह वहां खड़े एक और आदमी को मार देती है, और बाकी बचे 2 आदमी को वह उन दोनों को अपने साथ ले जाने को कहती है, क्योंकि इन लोगों से अभी उसे जगह की जानकारी हासिल करनी थी जहां से यह असाइनमेंट जाना था। अगर यह मर गए तो उन्हें उसे जगह को ढूंढने में मेहनत करनी पड़ेगी और उसका वक्त भी बर्बाद होगा, और चाहत को अपना वक्त बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। इसी वजह से वह तुरंत उन दोनों को पीछे के रास्ते से जाने को कहती है, जिससे वह आसानी से निकल सके। तब तक वह इन गार्ड को संभाल लेगी। जैसे ही वह लोग पीछे से निकल जाते हैं, चाहत सामने का दरवाजा खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने का नजारा देखकर वह गार्ड चाहत के ऊपर टूट पड़ते हैं। वही चाहत उन सब से लड़ने लगती है, लेकिन अब तक बहुत से गार्ड वहां पर पहुंच चुके थे। चाहत अच्छे से जानती थी कि इतनी छोटी जगह पर अगर वह इसे लड़ी तो पकड़ी जाएगी। अगर यह जगह बड़ी होती तो वह आराम से इन लोगों को मार गिराती, लेकिन कमरे के अंदर इतने लोगों से लड़ना उसे ठीक नहीं लगा। इसलिए वह तेजी से वहां से निकलकर बाहर की ओर भागती है। वह भागते भागते कॉरिडोर के साइड में पहुंचती है।
तो सामने देखती है कि एक दूसरा रास्ता बाहर की ओर जा रहा है और एक रास्ता अंदर की ओर। वह तुरंत ही दूसरे रास्ते की ओर मुड़ जाती है। वह इस समय पूरी स्पीड से आगे दौड़ रही थी और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। तभी अचानक से वह किसी से जोरदार टकरा जाती है। जैसे ही वह उसे शख्स से टकराती है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। दरवाजा खोलने से पहले ही चाहत ने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया था, पर इस समय उसके गॉगल उसके पास नहीं थे। जैसे ही उसे शख्स को महसूस होता है कि उसे कोई लड़की टकराई है तो उसका खून खौलने लगता है और उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर आश्चर्य की बात यह था कि वह इस वक्त उसे लड़की को अपनी बाहों में जोर से पकड़ रखा था कि कहीं वह नीचे ना गिर जाए, पर वह ऐसा तो नहीं था। उस भले ही कोई लड़की कितना भी टकरा जाए वह उसे पकड़ने वाला नहीं था, बल्कि वह तो साइड हट जाता और वह लड़की गिरे चाहे मरे उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज उसके हाथों ने उसका साथ नहीं दिया और पता नहीं कैसे वह उसे लड़की को थामे खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, पर पता नहीं क्यों उसके दिल को सुकून मिल रहा था। तभी अचानक से उसे लड़की से निकलती खुशबू उसके अंकों तक जाती है और यह खुशबू महसूस होते ही उसके दिल में सुकून उतर जाता है। अब उसकी आंखें नॉर्मल हो चुकी थी। वही जब चाहत को लगता है कि वह नीचे नहीं गिरी तो धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें उसे ठीक सामने देख रही ब्राउन आंखों से मिल जाती है। वहीं जैसे ही उसकी नीली आंखों को वह लड़का देखा है तो बस उसे देखा ही रह जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि आदित्य ठाकुर था, जो कि पहले ही इस होटल में आ चुका था और मीटिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ वह कुछ और भी सिगरेट कम से रुका हुआ था। वही उसकी प्यारी नीली आंखों को देखकर अब तक जो गुस्सा आदित्य के चेहरे पर था वह सब गायब हो चुका था। वह बस एकटक उसकी आंखों को देख रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि यह लड़की वही है जिसे उसने इटली में देखा था, क्योंकि वह सब कुछ भूल सकता था लेकिन उसे खुशबू को नहीं भूल सकता था जो इस वक्त इस लड़की के शरीर से आ रही थी, और वह सुकून जो उसके दिल को मिल रहा था वह उसे कैसे भूल जाए। वही आदित्य के पीछे खड़े बॉडीगार्ड और उसका सेक्रेटरी शिव तो अपनी आंखें फाड़े सब कुछ देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज इस बेचारी का अंतिम दिन है, ये लड़की तो आज अपनी जिंदगी से जाएगी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनका ये डेविल बॉस कैसा था। अगर कोई लड़की उसे छू भी ले तो वह उसके हाथ को काट डाले, पर ये तो पूरी की पूरी उसे पर गिरी हुई है। पर उन्हें एक झटका और लगता है जब वह देखते हैं कि कैसे ये डेविल उसे लड़की को अपनी बाहों में थामे खड़ा है। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। वह तो बस अपना मुंह पड़े अपने बॉस को ही देखे जा रहे थे। तभी चाहत तुरंत ही अपने आप को संभालती है और उसे सॉरी बोलती है और तुरंत ही वहां से गायब हो जाती है। जैसे ही चाहत उसके हाथों से निकाल कर भाग जाती है तब जाकर आदित्य को होश आता है, वरना वह तो उसकी आंखों में इतना डूब गया था कि उसे अपने आसपास का कुछ ही होश नहीं था। और अब जब उसका हाथ खाली था तो वह अपने हाथों को देख रहा था जहां अभी कुछ देर पहले उसकी प्यारी सी एंजल उसकी बाहों में थी। कितना सुकून था, इसका टच उसे बार बार महसूस हो रहा था। उसका कोमल मखमली बदन जो उसके शरीर से चिपका हुआ था उसके लिए बहुत ही अलग था। उसने आपसे पहले कभी किसी लड़की को टच नहीं किया था और ना कभी कोई लड़की उसके इतनी करीब। उसके करीब आते ही आदित्य के दिल की धड़कन जोरों से धड़कने लगी थी। ऐसा एहसास उसे पहली बार हुआ था। उसे वक्त उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे पूरी जिंदगी इसी तरह अपनी बाहों में भर कर रखें। वह तुरंत ही अपने चारों तरफ देखने लगता है तो वह देखता है कि चाहत सामने बहुत दूर उसे विंडो के पास खड़ी है। वह तुरंत ही दौड़कर उसकी तरफ जाने लगता है। वह अब की बार इस लड़की को अपने हाथों से नहीं जाने देगा, वह इसके बारे में जानकर ही रहेगा। इस वक्त उसके मन में यही ख्याल आ रहा था और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे और दौड़ रहा था। चाहत पीछे मुड़कर जैसे ही दिखती है तो उसे अपने सामने आदित्य ठाकुर आता दिखता है। वह आदित्य के बारे में अच्छे से जानती थी और भला वह उसके बारे में क्यों न जाने। वह इंडिया का मोस्ट बैचलर व्यक्ति था, इसके साथ ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन भी था और वह इतना ज्यादा एरोगेंट और रूड था कि उसके चर्चा तो हर जगह होते थे। जैसे ही चाहत देखी है कि वह उसके पास आ रहा है तो वह अपने इधर उधर देखते हैं। अब उसे वहां कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। इतनी जल्दी किसी के हाथों में नहीं लग सकती है। वह बिना कुछ सोचे समझे उसे खिड़की पर चढ़ जाती है। खिड़की इतनी बड़ी थी कि उसकी साइज की थी और उसे पर चढ़कर खड़ी हो जाती है और एक बार मुड़कर आदित्य की ओर देखती है। वही उसे ऐसा करता देखकर आदित्य की आंखें ही बड़ी हो जाती है। वह सोचता है
क्या ये लड़की पागल है? वह आखिर में वहां चढ़कर क्या करना चाहती है? तभी उसके देखते ही देखते चाहत वहां से कूद जाती है। ये देखकर तो के मुंह से एक आवाज निकल जाती है, अरे बच के। इतना बोलकर तेजी से वहां पहुंचता है तो देखा है कि लड़की नीचे खड़ी थी और ऊपर उसी की ओर देख रही थी। वह उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था और उसकी आंखें उसे अभी दिख रही थी। वह उसे बाय करते हुए वहां से निकल जाती है। एक पल के लिए तो आदित्य हैरान हो जाता है और नीचे से ऊपर तक देखा है, तेरा दूसरा फ्लोर था। वह खुद को सोचने से नहीं रोक पाता है, वह लड़की थी कि समर्थ थी? भला इतनी ऊंचाई से कूदने पर वह कैसे बिल्कुल सही रह सकती है? क्या उसके हाथ पैर नहीं टूटने चाहिए थे? वह देखने में तो बिल्कुल फूलों की तरह नाजुक थी, तो फिर कैसे वह बिल्कुल सही सलामत थी? तभी वहां भागते हुए उसका असिस्टेंट और उसके गार्ड भी पहुंच जाते हैं। वह लोग भी यहां नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़की उनके बॉस को इतना बड़ा झटका देकर निकल गई थी। वह लोग आदित्य को देखने लगते हैं। इस समय आदित्य का चेहरा बिल्कुल ही शांत दिख रहा था। उसे देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इस वक्त वह मन में क्या सोच रहा है। वही आदित्य के मन में तो उथल पुथल मची थी। तभी अचानक से उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है और वह मन में ही कहता है, आखिर में वह लड़की कोई आम तो नहीं हो सकती है, वह बहुत खास है। तभी तो इस दिल को भा गई, वरना आज तक कभी कोई लड़की इन आंखों को भी नहीं भाई, लेकिन वह तो इस आंखों से उतरकर मेरे दिल तक पहुंच चुकी है। बस एक बार मैं जान जाऊं कि तुम कौन हो, फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुद में कैद कर लूंगा। अब यहाँ आदित्य का इश्क था या जुनून, और यह चाहत के लिए कितना खतरनाक साबित होगा, ये जानने के लिए आपको आगे की स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे। वही जैसे ही आदित्य वहां से अपने रूम की ओर आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पुलिस आई हुई है। वह सोचता है कि आखिर में इतनी कम समय में यहाँ क्या हो गया जो यहाँ पुलिस आ गई है। क्या उन्हें उसे सीक्रेट मीटिंग के बारे में पता चल गया जिसके लिए वह यहाँ रुका था? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और वह उन मासूम लोगों को नहीं बचा पाएगा जो इनके चंगुल में फंसे हुए थे। जी हाँ, आदित्य भी उसी काम के लिए यहाँ आया हुआ था और उसे खबर मिली थी कि यहाँ पर सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, जिस वजह से आदित्य ने अपनी मीटिंग इस होटल में रखी थी, जिससे वह इस बहाने से यहाँ पर रख सके और उन लोगों पर अपनी नज़र रख सके। तभी वहाँ पर उसके कुछ सेक्रेट गार्ड आते हैं जो छुपकर उन पर नज़र रखे हुए थे। वह जाकर आदित्य के कानों में कुछ कहते हैं, वह आदित्य के पास आकर उसके कानों में कुछ कहते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। वही आदित्य के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य को समझने में देर नहीं लगती है कि उसकी एंजल क्यों इतनी तेजी से भाग रही थी। पहले तो उसे लगा था कि वह भी दूसरी लड़कियों की तरह कहीं जाकर उसे नहीं टकराई थी, लेकिन जब उसके गार्ड ने बताया कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे तो अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था और वह मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में तुम्हारे बारे में जानना मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प होगा। जल्दी ही तुमसे मुलाकात होगी बेबी गर्ल। एक बार बस तुम्हारे चेहरे से यहाँ नकाब हट जाए। जब से आदित्य ने उसे देखा था तब से उसने उसकी हजारों पेंटिंग्स बना रखी थी। सब में उन नीली आंखों के साथ बहुत से चेहरे जोड़ रखे थे, पर कोई भी चेहरा उन नीली आंखों पर सूट नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा कैसे होगा। उसकी आंखें इतनी प्यारी है तो उसका चेहरा कितना ज्यादा प्यार होगा। अगर कोई उसके सेक्रेट रूम में घुस जाए तो बस उसे रूम में चारों तरफ चाहत की पेंटिंग से ही दिखेगा, जिसमें उसकी नीली आंखें तो होगी पर बहुत सारे अजनबी चेहरे होंगे जो उन आंखों से मैच कराया गया था। आज एक बार फिर आदित्य को उसकी पेंटिंग बनाने का मन कर जाता है। वह तुरंत ही वहां से निकालकर अपने विला पहुंचता है और अपने सेक्रेट रूम में जाता है जहां पर चाहत की बहुत सी पेंटिंग लगी हुई थी। वह फिर से उसकी पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। इस समय उसकी आंखों में जुनून था, वह बस चाहत के पूरे चेहरे को देखना चाहता था। वहीं दूसरी ओर कपूर विला में इस समय सब लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए थे जहां आलोक कपूर बहुत ही गुस्से में देख रहे थे, तो वही सात्विक कपूर और ऋतिक कपूर के चेहरे पर निराश दिख रही थी। तभी सात्विक बोलता है कि पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ये खुराना इंडस्ट्री हमारे साथ किसी भी तरह का कोलैबोरेट क्यों नहीं करना चाहती है। हमने जितनी बार भी उनके सामने प्रपोजल भेजा है उन लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, वह तो हमारा प्रपोज एक बार देखना भी नहीं चाहते हैं। तभी ऋतिक भी बोलता है, और हाँ, मैंने भी मित्तल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश की थी पर उन लोगों ने मुझे साफ साफ लफ्जों में मन कर दिया था। वही आपको पता है उन लोगों ने मेरा और ओबराय कंपनी को साइन कर लिया है और जब हम लोगों ने बात की तो हमें साफ साफ मना कर दिया।
पता नहीं हमने उन्हें किस तरह से नाराज किया है जो वह हमारे साथ एक डील भी नहीं करना चाहते हैं। वही आलोक कपूर कहता है कि उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनकर सात्विक बोलता है कि पापा मैं बहुत बार कोशिश की उनसे मिलने की, पर उनका सेक्रेटरी हमें ये कहकर मन कर देता है कि उनके पास अगले कुछ महीनों तक बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उनका टाइम फिक्स कर दिया गया है। जिलिए उन्हें वह टाइम नहीं दे सकता है, अब इतना भी ज्यादा क्या बिजी होगा वह इंसान कि उसे हमारे लिए 2 मिनट का भी टाइम नहीं निकाला जा सकता है। क्या कोई 24 घंटे काम ही करता रहता होगा? अरे 2 मिनट हमसे मिल भी तो सकता है। पर पता नहीं क्या दुश्मनी है उससे हमारी जो वह हमसे मिलने को भी तैयार नहीं है। इतना कहकर वह अपना हाथ सामने टेबल पर पटक देता है। इस समय उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिख रहा था। तभी वहां साइना आ जाती है। वह अपने पापा और अपने भाइयों को इस तरह परेशान देखी है तो पूछता है कि क्या बात है, आप लोग इतना ज्यादा क्यों परेशान हैं। उसकी बातों को सुनकर वह लोग उसे सब कुछ बताने लगते हैं। फिर तभी आलोक जी पूछते हैं कि तुम तो आदित्य से मिलने गई थी, क्या तुम्हारा काम हो गया? अब हम बस तुमसे ही उम्मीद कर सकते हैं। उनकी बातों को सुनकर वह खामोश हो जाती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि अगर उसने सच बता दिया तो ये लोग उसकी रिस्पेक्ट कम कर देंगे, इसलिए वह उन लोगों को झूठ बता देती है कि हाँ उसने आदित्य के साथ मीटिंग की है और वह उसकी मीटिंग से बहुत ज्यादा खुश है। तो वह लोग पूछते हैं कि क्या उसने अपने काम की बात की, तो वह बोलती है कि नहीं अभी मैं बात नहीं किया क्योंकि मुझे यह वक्त सही नहीं लगा। अगर मैं फर्स्ट मीटिंग में ही उससे काम की बातें करूंगी तो वह मुझे चालाक लड़की समझेगा, इसलिए मैंने उससे अभी काम की बातें नहीं की। उसकी बातों को सुनकर अब उसके भाई और पापा को भी लगता है कि वह सही बोल रही है। ऐसे डायरेक्ट पहले ही मीटिंग में वह कैसे किसी से काम की बातें कर सकती है। तभी उसका भाई बोलता है कि साइना क्या वह तुमसे दोबारा मिलेगा? तो वह बोलती है कि हाँ भाई, पर अभी उन्होंने टाइम नहीं बताया है, जब वह फ्री होंगे तो टाइम बता देंगे। ये सुनकर उसके दोनों भाई और पापा खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम उनकी यह बेटी इतनी अच्छी है कि वह अपना काम अच्छे से करती है। अभी वहां पर दादाजी आते हैं और वह दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। वह वहां बैठे तो थे पर बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। उन्हें ऐसा करता देख आलोक जी उनसे पूछते हैं कि पापा आप बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो? तब दादाजी बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलते हैं कि मेरी बच्ची आ रही है, उनकी बातें किसी को समझ में नहीं आती है। तो फिर से सात्विक पूछता है कि कौन सी बच्ची? साइना तो यहीं पर है। उसकी बातों को सुनकर दादाजी गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वह क्या बात है, तुम अपनी सगी बहन को भूलकर इस गोद ली हुई लड़की को अपनी बहन बोल रहे हो? और हद तो अब हो गई जब तुम अपनी सगी बहन को भूल चुके हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी एक बहन है जो तुम्हारी बायोलॉजिकल बहन है? उसकी बातों को सुनकर सात्विक को याद आता है कि वह चाहत की बात कर रहे हैं। वह लोग तो चाहत को बिल्कुल ही भूल गए थे। उन्हें तो दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि चाहत कहाँ है और कैसी है। वही अब तक वहां पर चाहत की माँ भी आ चुकी थी। जब किरण कपूर के कानों में यह बात जाती है तो उन्हें अपने बच्ची की याद आती है, वरना वह भी अब तक चाहत को भूल चुकी थी। वह लोग तो साइना के प्यार में ऐसे पागल हो चुके थे कि अपनी खुद की बच्ची को ही भूल गए थे। वहीं उनकी बातों को सुनकर सात्विक बोलता है कि वह यहाँ क्या करने आ रही है? क्या उसे अब जिंदगी जीने में तकलीफ हो रही है? क्या अब उसे खाने पीने के पैसे नहीं मिल रहे हैं? और क्या वह भूखमरी की शिकार हो गई है जो यहाँ लौट कर आ रही है? उसने तो कहा था कि वह कभी नहीं आएगी, वह इस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, तो यहाँ क्या करने आ रही है? उसकी इतनी कड़वी बातों को सुनकर दादाजी को अच्छा नहीं लगता है और वही साइना के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने सबके मन में इस तरह जहर भर दिया था कि सब लोग चाहत से नफरत करते थे। वही आलोक जी भी बोलते हैं कि वह यहाँ क्यों आ रही है? क्या हमें सुकून से जीता हुआ नहीं देखना चाहती है क्या? अरे जहाँ अभी तक पड़ी थी वहाँ क्यों नहीं पड़ी रहती है? एक बाप के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द सुनकर दादाजी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आलोक तुम ये क्या बोल रहे हो? लानत है कि तुम उसके बाप हो, इससे अच्छा तो वह बिन आपकी होती। उनके ऐसे शब्दों को सुनकर आलोक जी चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप ये क्या बोल रहे हैं? आप उसे घटिया लड़की के लिए मुझे बद्दुआ दे रहे हैं। तभी दादाजी बोलते हैं कि तो मैं और क्या करूं? तुम कैसे बात हो जो अपने घर बेटी के लिए इतना घटिया बोल रहे हो? और जब मैं तुम्हारे लिए यही बोल दिया तो कितनी तकलीफ हुई? क्या एक बार तुमने सोचा है कि वह कितनी मासूम सी छोटी सी बच्ची है? क्या उसने कभी तुम लोगों के साथ बुरा किया है? जब भी किया है
तुम लोगों ने ही उसके साथ बुरा किया है। अरे तुम लोगों ने तो उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। अच्छा हुआ कि वह यहाँ से चली गई। और हाँ, तुम लोगों को मैं अच्छे से बता दूं, वह यहाँ अपने मर्जी से नहीं आ रही है। उसे तो मैं यहाँ आने के लिए फोर्स किया है, वरना वह तो तुम्हें और तुम्हारे इस घटिया चेहरे को एक बार देखना भी नहीं चाहती है। उनकी बातों को सुनकर सब लोगों को हैरानी होती है। तभी ऋतिक बोलता है कि दादाजी, आपको क्या जरूरत है उसे यहाँ बुलाने की? इतनी ही अपनी पोती को देखने की ख्वाहिश थी तो खुद जाकर देखते, और अगर नहीं जा पा रहे थे तो बता देते, मैं आपको ले जाता। पर अगर वह यहाँ आई तो हमारी खुशियों पर उसकी नजर लग जाएगी। अपने पोते के मुंह से अपनी बहन के लिए इतनी घटिया बात सुनकर दादाजी के सब्र का बांध टूट जाता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि खबरदार से, अगर किसी ने चाहत को परेशान करने की कोशिश की और आज से तुम लोग चाहत के लिए मर गए हो, उसने तो बहुत पहले ही तुम लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। पर आज मैं खुद तुम्हें चाहत की जिंदगी से बाहर फेंक रहा हूं। भूल कर भी कोई चाहत के पास मत देखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर अब तुम लोगों ने चाहत से रिश्ता रखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। फिर देखूंगा कि कैसे तुम लोग खुशनुमा जिंदगी जीते हो। आज तक तो खुद से कुछ बनने नहीं बना है, मेरी बनाई गई प्रॉपर्टी पर ऐसी जिंदगी जी रहे हो और मेरी मासूम सी बच्ची को दुनिया की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिए हो। दादाजी की बातों को सुनकर सात्विक बोलता है कि ठीक है, रखो अपनी पोती को अपने पास और उसे अच्छे से समझा देना कि वह भाई भाई बोलकर हमारे आगे पीछे ना घूमे, क्योंकि हमें उसके मुंह से भाई शब्द सुनकर बहुत ही खराब लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई गाली दे रहा हो। अरे यार, सच में कोई इतना घटिया भाई हो सकता है? ये सोचकर तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है चाहत के लिए। सच में क्या आप लोगों का भाई भी ऐसा ही है? अगर ऐसा है तो सच में ऐसे भाई की जरूरत हमें नहीं है। क्या सच में आप लोगों क्या भाई भी आप लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? मैं अपनी में कैरेक्टर चाहत के जिंदगी में ऐसे भाई को तो कतई नहीं बर्दाश्त करने वाली हूँ, इसलिए मैं इन लोगों को उसकी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाने वाली हूँ। आप लोगों को क्या लगता है ये सही कर रही हूँ? कमेंट जरूर करेगा। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वह लोग अभी एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि तभी वहां पर चाहत की एंट्री होती है। चाहत इस समय बिल्कुल सिंपल से ड्रेस में थी। उसे देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि चाहत की आइडेंटिटी क्या होगी। वह तो बिल्कुल मासूम सी भोली सी लड़की लग रही थी। इन सब में बस इतना ही समझ आ रहा था कि वह पहले से अब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। जैसे ही दादाजी की नज़र दरवाजे पर पड़ती है तो वह खुशी से उसे और दौड़ पड़ते हैं और बोलते हैं, मेरा बच्चा आ गया। उनके मुंह से यह शब्द सुनकर अब सबकी नज़र दरवाजे पर जाती है तो एक बार सबके सब चाहत को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। चाहत इस समय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही साइना की नज़र जब चाहत पर पड़ती है तो उसका तो खून ही खोल जाता है। वह खुद को अब तक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत समझती थी, लेकिन चाहत के सामने उसकी खूबसूरती तो उसके पैर के धूल के सामान भी नहीं थी। उसे अब अपने लिए डर लगने लगा था। उसे लगा कि कहीं उसकी खूबसूरती देखकर इन लोगों का दिल पसीज ना जाए। अब उसे खुद के लिए डर लगने लगा था। वह मन में ही रहती है कि वह तो तुम लौट कर वापस आ गई। चलो ठीक है, तुम वापस तो आ गई, लेकिन इस बार ऐसा जोगी कि कभी लौटकर जिंदगी में दोबारा यहाँ नहीं आओगी। मैं तुम्हारी जिंदगी को इस बार इतना ज्यादा नर्क बना दूंगी कि तुम्हें यहाँ आने पर अफसोस होगा। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट इस समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, पर उसे क्या पता कि इस बार उसके सामने जो लड़की है वह कोई भोली भाली नहीं है, बल्कि खुद ही एक डेविल है। अगर अब वह उसे टकराने की कोशिश करेगी तो उसकी मौत निश्चित है। वही दादाजी खुशी से चाहत को अपने गले से लगा लेते हैं। इतने दिनों बाद अपनी पोती को देखकर उनके आंखों से आंसू बहने लगता है। वही चाहत भी अपने दादाजी को देखकर इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से भी आंसू बह जाते हैं। कितने साल हो गए थे उसे अपने दादाजी को देखें, अब जाकर वह अपने दादा से मिली थी। वही बाकी सब लोग ये सोच रहे थे कि उसके पास कुछ नहीं है, क्या वह कुछ लेकर नहीं आई? वह तो खाली हाथ आई है। उन्हें बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी, इसलिए वह सोच रहे थे कि वह टैक्सी लेकर आई होगी और यहाँ तक पैदल पहुंची होगी। अब उसे क्या पता कि उसकी गाड़ियां इतनी लग्जरी होती थी कि उसमें आवाज ही नहीं होती थी जो उनके कानों में सुनाई पड़े। और उसने सामान इसलिए नहीं लाया था कि उसे यहाँ नहीं रुकना था, और वैसे भी उसे जो भी सामान चाहिए वह बस उसके एक फोन कॉल पर हाजिर हो जाता, तो उसे किसी चीज को अपने साथ लाने की जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। और जहां भी जाती थी बिल्कुल ऐसे ही जाती थी, और आज भी यहाँ वैसे ही आई थी।
वही उसे ऐसा देखकर वह सब लोग सोचते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और सोचने लगते हैं कि अब वह भी आ गई है इस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने। उसके दोनों भाई इस समय यही सोच रहे थे, वह अपनी बहन के आने से बिल्कुल भी नहीं खुश थे। वह दोनों अपना मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। वही उसके पापा आलोक जी भी अपना मुंह बनाकर दूसरी तरफ फेर लेते हैं। वही उसकी मां किरण उसकी ओर देख रही थी, पर इस समय उनके चेहरे पर ना ही ममता और ना ही कुछ सो हो रहा था जिससे चाहत समझ सके कि उनके मन में क्या चल रहा है। पर वह इतना जान चुकी थी कि उसे यहाँ देखकर उन्हें भी खुशी नहीं हुई थी। पर चाहत सबको इग्नोर करती है और दादाजी से पूछता है कि दादाजी आप कैसे हैं। वही दादाजी प्यार से अपनी पोती के सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसी हो। इतने दिनों से मैं तुम्हें देखे बिना कैसे जिंदा हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ। चाहत के दादाजी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वह बहुत ज्यादा मासूम थी, उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, उसे अपने माँ पापा और अपने भाइयों के घिनौने चेहरे नहीं पता थे। लेकिन दादाजी को क्या पता था कि चाहत को पहले ही सब कुछ पता है, क्योंकि वह उन हर दुखों से होकर बाहर आई थी। उसने अपने जिंदगी में सारे दुख देख लिए थे, अब तो बस उसके लिए बदला लेना ही बाकी था। उसके जिंदगी का मकसद बस बदला था। वही दादाजी चाहत को लेकर अंदर आ जाते हैं और प्यार से उसे अपने बगल में बैठकर उसके बारे में पूछने लगते हैं। दादाजी की बातों को सुनकर चाहत भी उनके सवालों का जवाब दे रही थी। वहीं अब तक वहां कोई नहीं मौजूद था क्योंकि सब लोग वहां से चले गए थे। चाहत को उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह तो बस यहाँ अपने दादाजी के लिए आई थी। वही साइना अपने रूम में जाकर चाहत को सबक सिखाने के लिए एक नया प्लान सोचने लगती है। वही दादाजी चाहत से कुछ देर बातें करते हैं, फिर चाहत को अपने रूम में जाकर फ्रेश होने को कह देते हैं। इस बार दादाजी ने खुद अपने सामने चाहत के लिए एक रूम तैयार करवाया था, क्योंकि पिछली बार उन्हें अच्छे से पता था कि चाहत को उन लोगों ने स्टोर रूम में रखा था जो कि बहुत छोटा और बहुत ही गंदा था। पर इस बार दादाजी ने किसी पर भरोसा नहीं किया और खुद उन्होंने अपने से रूम तैयार करवाया। वह बहुत खास तो नहीं था, लेकिन वहां चाहत की सुविधा के लिए सारा सामान रखा गया था। वही चाहत जब रूम में आती है तो वह उसे रूम को एक बार ध्यान से देखती है और उसे याद आता है कि यह रूम उसके भाई का था। हाँ, उसका भाई आने उसका छोटा भाई धैर्य, जो कि अब उन लोगों के साथ नहीं रहता था, वह अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था। दादाजी को पता था कि चाहत को इस रूम में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए उन्होंने इस रूम का सिलेक्ट किया था। वहीं धैर्य की याद आते ही चाहत सोचने लगती है कि क्या उसका भाई अभी यहाँ नहीं रहता, क्योंकि उसे यहाँ सब दिखे थे पर उसका भाई नहीं दिखा था। उसने दादाजी से भी इस बारे में कुछ नहीं पूछा। वह अपनी सोच को एक साइड कर तुरंत ही बेड पर लेट जाती है। वह सुबह से बहुत ज्यादा काम कर चुकी थी, इसलिए थक चुकी थी। अगर आज उसने दादाजी से आने के लिए प्रॉमिस ना किया होता तो वह आज बिल्कुल भी ना आती। पर उसे अच्छे से पता था कि उसके दादाजी बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। वह अपने दादाजी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वह जैसे ही वहां से निकलती है तुरंत यहाँ आ जाती है। और जब उसके पास यहाँ कुछ करने को नहीं है तो वह आराम से एक नींद लेना चाहेगी, इसलिए वह तुरंत ही लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। जहाँ एक और आदित्य के आंखों से नींद कोसों दूर था, तो वहीं दूसरी ओर चाहत चैन की नींद से सो रही थी। वहीं दूसरी ओर मेहर और ओबरॉय कंपनी ने इतनी बड़ी डील हासिल की थी। इस खुशी में बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। इस पार्टी का मैं उद्देश्य बस ये बताना था कि अब वह किसके बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। जब सबको ये पता चल जाएगा तो कोई भी उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। बिजनेस के दुनिया में यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि जिस कंपनी के साथ उन्होंने पार्टनर किया था वह कोई छोटी कंपनी नहीं थी, दुनिया की जानी मानी कंपनियों में से एक थी। इनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए बड़े से बड़े लोग कोशिश करते थे, पर इस कंपनी का सीईओ इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि वह बस उन्हीं लोगों को अपने साथ में रखता था जो आगे चलकर उनके कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते थे। और आखिर में ऐसा हो क्यों ना, चाहत को अपने पिछले जन्म का पूरा एक्सपीरियंस था। कौन कंपनी आगे जाकर डूबेगी और कौन कंपनी आसमान की बुलंदियों को छुएगी, उसे अच्छे से पता था। इसीलिए तो वह ऐसे लोगों के साथ काम करती थी जो आगे चलकर उसके लिए सिर्फ फायदा ही फायदा देते थे। नुकसान तो उसके डिक्शनरी में कहीं था ही नहीं, इसी वजह से शायद वह इतनी ज्यादा कामयाब थी। पर सब लोग तो यही सोचते थे कि वह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। किसी को यह नहीं पता था कि यह उसके पिछले जन्म का तजुर्बा है, जो उसे आने वाले वक्त की बात भी पता होती थी।
चाहत को वहां रुक पूरा एक दिन बीत गया था, आज दूसरा दिन था, पर उसने अभी तक धैर्य को नहीं देखा था। उसकी नजरें धैर्य को तलाश रही थी, पर वह चाहकर भी किसी से पूछ नहीं सकती थी। अब वह इंतजार करना ही सही समझती थी, क्योंकि जब धैर्य को पता चलेगा कि वह आई है तो वह उससे मिलने जरूर आएगा। उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। वही आप सभी को मेहरा और ओबरॉय की पार्टी का इनविटेशन मिल गया था। उनका इनविटेशन कपूर के यहाँ भी आया था, जिस पाकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। अब वह लोग सो रहे थे कि जब ये लोग उनकी पार्टी में जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, जिससे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे, वरना उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करने में इन्हें बहुत वक्त लग जाता था। कभी कभी तो 2-3 महीने बाद इन्हें अपॉइंटमेंट मिलती थी। कपूर कंपनी इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उन्हें सभी लोग जाने, इस वजह से वह लोग सभी से अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते थे। और जब से साइना मॉडल बन चुकी थी तब से उनकी थोड़ी बहुत पहचान और बढ़ गई थी, इसी वजह से वह इतना ज्यादा इतराती थी और सब लोग उसे अपने सर पर चढ़कर रखते थे। वही लंच का टाइम हो चुका था, सभी लोग अपनी जगह पर आकर बैठ चुके थे। अभी तक वहां चाहत नहीं पहुंची थी, क्योंकि वह बहुत ही जरूरी बात कर रही थी जो फोन पर किसी के साथ कर रही थी। इस वजह से उसे आने में देर हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह आती है तो देखी है सब लोग उसे गुस्से से घर रहे थे, क्योंकि दादाजी ने सभी को खाने से मना कर दिया था। उन्होंने सबको कह दिया था कि जब तक चाहत नहीं आएगी कोई खाना नहीं खाएगा। इसी वजह से उनकी एक बार बहस भी हो चुकी थी, इस वजह से सबका चेहरा गुस्से से टमटमाया हुआ था। और जैसे ही चाहत वहां पहुंचती है तो सभी लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं। चाहत को अभी कुछ समझ में नहीं आता, वह लोग तो हमेशा से उसे ऐसे ही देखते थे, इसलिए वह कुछ भी नहीं सोचती और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। वहीं जैसे ही वह बैठी है तो आलोक जी बोल पड़ते हैं, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो कम से कम दूसरों का प्रवाह कर लिया करो, हम तुम्हारे तरह बैठे नहीं रहते हैं, हमें काम पर भी जाना होता है। उनकी इतनी तीखी बातें सुनकर चाहत को गुस्सा आता है, पर वह दादाजी की तरफ देखती है तो दादाजी उसे कुछ भी बोलने को मना करते हैं। चाहत चुप रहती है और कुछ नहीं बोलता है। तभी सात्विक बोलता है, रहने दीजिए पापा, ऐसे बेशर्मों से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कामकाज के बारे में बेकार लोगों को क्या ही पता, उन्हें क्या पता होता है कि बिजनेस क्या होता है और काम क्या होता है। वह तो बस बैठकर खाना ही जानते हैं, जैसे यहाँ आकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं लगता है। बाहर खाने को अब कुछ नसीब नहीं हो रहा है जो यहाँ पहुंच गए हैं। अपने भाई की इतनी कड़वी बात सुनकर चाहत को गुस्सा आ जाता है। अब वह चुप नहीं बैठ सकती है, आखिर में जिस घर की बात वह कर रहा है उसका भी तो हिस्सा है, फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। उसने कहा कोई हिस्सा लिया है, लेकिन जिस दिन वह हिस्सा लेने पर आएगी तो उनके पास क्या बचेगा। वह गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोलती है, मिस्टर सात्विक कपूर, आप अपनी जवान पर लगाम दो, वरना 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपकी जवान खींचकर फेंकने में। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सबको गुस्सा आ जाता है। आलोक जी गुस्से में चिल्लाकर बोलते हैं कि पागल लड़की, तू क्या बोल रही है, तुझे पता है वह तेरा बड़ा भाई है। तभी चाहत भी उससे तेज चिल्लाकर बोलता है, कौन कहता है कि वह मेरा बड़ा भाई है, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैंने ये रिश्ता 3 साल पहले ही तोड़ दिया था। अगर आपको याद नहीं रह गया तो मैं याद दिला देता हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई हक नहीं बनता है मेरे बीच में बोलने का। और रही बात मैं यहाँ मुफ्ती की रोटियां तोड़ रही हूँ तो यह मत भूलना कि यहाँ मेरा भी हिस्सा है। तो तुम सब बोलने वाले होते कौन हो, अगर दोबारा ऐसी बातें बोले तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे तुम्हारा घमंड को तोड़ने में। उसकी बातों को सुनकर अब उसकी मां किरण चुप नहीं रह सकी। वह तुरंत बोलती है कि चाहत, किस तरह की बदतमीजी कर रहे हो, वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें बोलने की भी तमीज नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर जाकर और भी ज्यादा बदतमीज हो जाओगी। अच्छा है कि जो तुम मेरी बेटी नहीं हो और तुमने खुद ही अपना रिश्ता तोड़ लिया, वरना तुम जैसी घटिया लड़की से हम लोग भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। तुम ना तोड़ती तो हम खुद ही तोड़ देते। अपने माँ के मुंह से इतनी घटिया बातें सुनकर चाहत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह चिल्लाते हुए बोलती है, मैसेज किरण कपूर, कौन कहता है कि आप मेरी माँ है और मैं आपसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। अरे आप तो माँ के नाम पर एक धब्बा है। दुनिया में एक कहावत है, पिता भले ही कैसा हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती है, लेकिन आप तो उसे लायक भी नहीं रह गई। चाहत के मुंह से इतना घटिया शब्द सुनकर साइना बेचारी बनते हुए बोलती है, चाहत बहन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, माँ तो तुम्हारे लिए चिंता करती है इसलिए बोल रही है, माँ तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रही है और भाई और पापा भी तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं।
इसीलिए तो वह तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं। तुम थोड़ा सा अपने आप को क्यों नहीं बदलती हो? देखो तब मुझसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ कभी भी ऐसे नहीं बात करती हूँ। और तुमसे ये लोग कितनी ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि तुम हमेशा उन्हें इसी तरह से जवाब देती हो। उसकी बातों को सुनकर चाहत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि वह उसके बीच में बोले ना। गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मिस साइना तुम अपनी हद में रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तुम हो ही कौन जो मैं तुमसे बात करूं? इसलिए तुम मेरे मामले से दूर रहो, वरना एक मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें बर्बाद करने में। तुम जैसी घटिया लड़की के मुंह में नहीं लगा चाहती हूँ, इसलिए आज पहली बार वार्न कर रही हूँ। और लास्ट बार है, मैं तुम्हें बार बार नहीं बोलूंगी, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि मैं बोलने में नहीं करने में विश्वास रखती हूँ। तो को सुनकर साइना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह सबके सामने अपनी प्यारी लड़की वाली छवि नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए वह झूठे आंसू बहते हुए बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। देखो तब तुम्हें डांट रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी लड़ाई हो। अगर तुम मुझसे इतना ज्यादा ही नफरत करती हो तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और तुम इन लोगों के साथ फिर खुशी खुशी रहना है। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसकी यह नौटंकी देखकर चाहत को हंसी आ जाती है और चाहत बोलती है कि अच्छा तुम हर बार यही बोलती हो, पर मैं आज तक तुम्हें एक बार भी घर से जाते हुए नहीं देखा, क्यों नहीं? इस बार सच में तुम घर छोड़कर चली जाओ। चाहत की बातों को सुनकर साइना घबराने लगते हैं, कहीं चाहत उसे सच में घर से ना निकाल दे। वही उसकी बातों को सुनकर सात्विक और ऋतिक चाहत के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम घटिया लड़की, उसे कैसे घर से जाने को कह सकती हो? ये घर उसका है, अगर कोई जाएगा तो वह तुम हो। अभी तुम्हें आए एक दिन भी नहीं हुआ और देखो घर का माहौल कैसा हो गया है। उसकी बातों को सुनकर चाहत हंसते हुए बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं देखा ना कैसे माहौल रंगीन हो गया है। तुम्हारा तो नाचने का मन कर रहा होगा, क्यों ना तुम यहाँ मुजरा शुरू कर दो और हाँ बाकी के सब लोग इसका साथ जरूर देना, क्योंकि तुम सब इसी के लायक हो। उसकी बातों को सुनकर अब तुम सबसे बर्दाश्त नहीं होता। वह लोग चाहत के ऊपर जोर से चिल्ला पड़ते हैं। वही चाहत अपने कानों में उंगलियां डाल लेती है और कहती है कि लगता है ये घर नहीं पागल खाना है और यहाँ पर रहने वाले सब लोग पागल हो गए हैं। वह दादाजी के तरफ देखते हुए बोलती है, दादाजी मेरा पेट तो इन्हें देखकर भर चुका है, इसलिए मैं जा रही हूँ। इस वक्त चाहत को बहुत जरूरी काम था, वहाँ यहाँ बिल्कुल भी इन पागलों के बीच नहीं रख सकती थी, इसलिए वह तुरंत ही वहां से निकल जाती है। वही उसके जाने के बाद दादाजी भी सबको घर कर देखते हैं। इतना मना करने के बाद भी वह लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए और बेचारी बच्ची भूखे ही यहाँ से चली गई। इतना सोचते हुए दादाजी भी गुस्से से वहां से बिना खाए चले जाते हैं। वही चाहत तुरंत ही अपने ऑफिस पहुंचती है। जैसे ही वह ऑफिस जाती है तो देखी है कि वहां पहले से ही शरण मेहरा और विनोद ओबरा है उसका इंतजार कर रहे थे। जब चाहत अपने केबिन में पहुंचती है तो लिया उसे बताती है कि ओबरॉय और मेहरा उनसे मिलने आए हैं। चाहत को पता था कि वह लोग क्यों आए हैं, क्योंकि उनके पार्टी का इनविटेशन कपूर हाउस में भी पहुंच चुका था और उनके पार्टी के लिए एक्साइटेड होते अपने घर वालों को देखकर चाहत को बहुत मजा आ रहा था। वह तुरंत ही लिया को उन्हें अपने केबिन में भेजने को कह देती है। दोस्तों, आप लोगों की शिकायत होती है कि बहुत से चैनल वाले अपने चैनल पर पूरी स्टोरी अपलोड नहीं करते हैं और आधी अधूरी स्टोरी अपलोड करके बीच में ही छोड़ देते हैं हमें परेशान होने के लिए, और हम सोचते रह जाते हैं कि अब आगे स्टोरी में क्या होगा। तो अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं भी अपनी स्टोरी को आधी अधूरी छोड़ूं तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप मेरी स्टोरी से जुड़े हैं। फिर मुझे भी स्टोरी आगे बनाने में अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों के पसंद करने के कारण अपनी स्टोरी को जरूर पूरा करूंगी और कोशिश करूंगी कि बड़े एपिसोड देखकर स्टोरी को जल्दी ही खत्म कर दूं, जिससे आप एक नई स्टोरी के साथ जुड़ सके। तो जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूं तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि बस एक लाइक और सब्सक्राइब कर लो यार। आपका कुछ नहीं जाएगा पर मेरा दिल खुश हो जाएगा और मैं खुशी खुशी आप लोगों के लिए स्टोरी को पूरी अपलोड कर पाऊंगी।
चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही चाहत को पता चलता है कि शरण मेहरा और विनोद ओबरॉय उससे मिलने आए हैं तो वह उन्हें अपने केबिन में बुला लेती है। इस बार वह अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगा रखा था। उसे अच्छे से याद था कि पिछले जन्म में इन लोगों ने उसकी कितनी हेल्प की थी। जब वह शुरू अपने बिजनेस की शुरुआत कर रही थी तब एक बड़े भाई की तरह इन लोगों ने उसकी मदद की थी और आज जब उन्हें इसकी जरूरत है तो वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। जैसे ही वह लोग अंदर आते हैं तो वह प्यार से उनकी ओर देखते हैं। इस समय उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। वह मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी थी। उसे देखकर तो वह दोनों देखते ही रह जाते हैं। आज वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। वही उसकी मुस्कुराहट तो बस कयामत ही लग रही थी। उन दोनों का दिल इस समय उसे प्यार करने का कर रहा था। उनके मन में कोई भी गलत इरादा नहीं था। वह जानते थे कि वह उनसे कितनी छोटी है। उन दोनों के उम्र के बीच में बहुत बड़ा फैसला था, इसलिए वह उसके लिए कुछ भी गलत नहीं सोच सकते थे। वह उन्हें बिल्कुल अपनी छोटी बहन के तरह लगने लगी थी। वह भी मुस्कुराते हुए उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। वही चाहत उनसे बहुत ही प्यार से पूछती है कि आप लोग यहाँ कैसे। चाहत की बातों को सुनकर वह दोनों मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हम आपको इनवाइट करने के लिए आए हैं। चाहत उनसे कहती है कि आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी, आप किसी के हाथों इनविटेशन भेज देते। उसकी प्यारी बातों को सुनकर वह दोनों मुस्कुराहट देते हैं और कहते हैं कि मिस, हम भला कैसे किसी के हाथों इनविटेशन भेजते। आपसे मिलने का मौका हमें बार बार कहाँ मिलने वाला है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे मिल पा रहे हैं, वरना जहाँ तक हम जानते हैं आप कभी किसी के सामने नहीं आती हैं। तो सच में ये हमारी खुशकिस्मती ही तो हुई कि आप हमारे सामने हैं और हम आपको देख सकते हैं। उनकी बातों को सुनकर चाहत हंसने लगती है और कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस लोगों के सामने नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि ये दुनिया बहुत ही खराब है। उन्हें जब हमारी हकीकत पता चलती है तो वह हमारा फायदा उठाने लगते हैं और अपने भोले भाले चेहरे के पीछे एक खतरनाक चेहरा भी छुपा कर रखते हैं। उनके इस चेहरे को देखने के लिए तो मैं खुद उनसे छिपी हुई हूँ, वरना कौन नहीं चाहता है कि उसकी पब्लिसिटी हो और वह दुनिया की आंखों के सामने क्वीन बनकर रहे। उसकी बातों को सुनकर वह लोग मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि सच में आप बहुत दूर की सोचती हैं। सभी शायद आज आप इस जगह पर हैं, आपकी तरह सब सोचने लगे तो क्या होगा। उनकी बातों को सुनकर चाहत रहती है कि यही होगा कि वह मेरी जगह पर होंगे। चाहत की बातों को सुनकर वह तीनों हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में चाहत उन लोगों के लिए काफी मांगती है। ये काफी बहुत ही महंगे पर थी जो चाहत अपने लिए उसे करती है। वह किसी के साथ इसे शेयर नहीं करती थी पर आज वह इन लोगों के साथ शेयर कर रही थी। ये देखकर तो काफी लाने वाली उसकी सेक्रेटरी भी परेशान थी। आखिर में ऐसा इन दोनों में क्या है जो यह उनके सामने इतनी ज्यादा नॉर्मल है। पर वह अपनी सोच को वहीं पर रोक देती है क्योंकि वह जानती है कि उसकी बॉस जो भी करती है वह बहुत सोच समझकर करती है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण होगा। वह उन लोगों को काफी देकर वहां से चली जाती है। जैसे ही वह लोग काफी का एक सीप अपने मुंह में डालते हैं उन्हें काफी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। वह जान चुके थे कि यह बहुत ही महंगे ब्रांड की कही होगी जो हमें दी गई है, यह जरूर इनकी खास होगी। यह सोचकर ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी शरण मेहरा बोलता है कि मिस, क्या हम आपका आंसर जान सकते हैं। हमें खुशी होगी कि आप हमारी पार्टी में आएंगे, हमें बेसब्री से उसे दिन का इंतजार होगा। उसकी बातों को सुनकर चाहत मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है और कहती है कि जब आप लोग मुझे इतने प्यार से बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगी, पर मैं ज्यादा देर तक वहां नहीं रख सकती हूँ। वह लोग बोलते हैं कि आप आएंगे, बस हमारे लिए इतना ही बहुत है और हमें पता है कि आपका वक्त कितना ज्यादा कीमती है। आप हमारे लिए जितना भी वक्त निकालेंगे वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। इतना बोलकर विनोद चुप हो जाता है। उसकी बातों को सुनकर चाहत को अच्छा लगता है। वह उन दोनों को आने के लिए हाँ कह देती है। थोड़ी देर बात करके वह दोनों वहां से चले जाते हैं। वैसे वहां से जाने का उनका मन नहीं था। वह तो अगर पूरा दिन चाहत से बात करें तो भी उनका मन ना भरे, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि चाहत का वक्त कितना कीमती है। उनके लिए उतना वक्त मिल गया यही बहुत था, वरना तुमसे मिलने के लिए तो महीना पहले ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो उनसे कभी मिल भी नहीं पाते हैं। वह दोनों आज अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझ रहे थे। वही उसके बाद वह लोग वहां से निकलकर सीधा आदित्य ठाकुर की कंपनी में जाते हैं। आखिर में भाई, हमारे आदित्य ठाकुर का भी तो नाम बहुत बड़ा है और भला शहर में इतनी बड़ी पार्टी हो और उन्हें इनवाइट ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन लोगों ने पहले से ही आदित्य से मिलने की अपॉइंटमेंट ले रखी थी, इस वजह से वह लोग जब जाते हैं तो थोड़ी ही देर में आदित्य उन्हें अपने केबिन में बुलाता है। जब वह लोग वहां जाते हैं तो आदित्य उनका वेलकम करता है और पूछता है कि कैसे
कैसे आना हुआ वह लोग उन्हें बताते हैं कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। वह लोग बताते हैं कि डील मित्तल और खुराना कंपनी के साथ हो गई है। ऐसी खुशी में उन लोगों ने ये पार्टी रखी है। वैसे ही इन लोगों के साथ आदित्य का अच्छा रिलेशन था, इस वजह से वह उन्हें मना नहीं करता और कहता है कि वह जरूर वहां आएगा। कुछ देर बिजनेस की बातें करने के बाद वह लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं आदित्य शिव से अपने शेड्यूल में इसे भी जोड़ने को कह देता है, लेकिन इस वक्त आदित्य को नहीं पता था कि वहां चाहत भी आने वाली है। वह तो वहां सिर्फ उसे मिस्टीरियस मन से मिलने जाना चाहता था, जो कि खुराना और मित्तल कंपनी का सीईओ था, क्योंकि वह खुद भी आज तक उन लोगों से नहीं मिला था। जो भी काम होता था उसका सेक्रेटरी करता था और आज तक उसके सेक्रेटरी ने भी उन्हें नहीं देखा था। आदित्य चाहता था कि वह भी उनके साथ बिजनेस करें। आखिर में उनके कंपनियों का नाम ही इतना ज्यादा बड़ा था कि कोई भी चाहकर इग्नोर नहीं कर सकता था। और भला आदित्य एक बड़ा बिजनेसमैन, वह इस मौके को कैसे अपने हाथ से जाने देता। यही वजह था कि उसने तुरंत ही वहां जाने के लिए हाँ कह दिया था। उसे अपने बिजनेस से पहले कुछ भी नहीं दिखता था और यह एक अच्छा मौका था उनसे मिलने का, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें बता दिया था कि मित्तल और खुराना कंपनी के सीईओ वहां आने वाले हैं। अभी आदित्य को यह नहीं पता था कि ये दोनों एक हैं। वह तो यही सोच रहा था कि किसी एक से भी बात होती है तो उनके साथ बिजनेस डील कर लेगा, और उसका नाम भी इतना बड़ा था कि उसे यकीन था कि वह लोग उसे इनकार नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर साइना भी इस पार्टी में जाने की जोर तोड़ से तैयारी कर रही थी। उसे अच्छे से पता था कि यहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। आखिर में यह इतनी बड़ी पार्टी जो थी और वह एक मामूली सी मॉडल थी, अगर एक बार उसे मौका मिला तो वह किसी को अपने ट्रिक में फंसाकर कामयाब हो सकती है। इस समय उसके दिमाग में बहुत से ख्याल चल रहे थे और वह एक अच्छा प्लान बनाना चाहती थी। अगर उसने किसी एक के साथ भी अपना अच्छा रिलेशन बना लिया तो वह आगे चलकर कामयाब हो जाएगी। वहीं आलोक कपूर और सात्विक और ऋतिक या तीनों भी इस पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अब तक उन्हें भी पता चल गया था कि खुराना और मित्तल कंपनी के सीईओ वहां आने वाले हैं। पार्टी को 3 दिन बचे थे, पर इस 3 दिन में क्या होने वाला था इन लोगों को कुछ नहीं पता था। और जब इन लोगों को पता चलेगा कि उसे कंपनी का सीईओ आखिर में है कौन, तो इनका क्या हाल होगा वह तो देखते ही बनेगा। और जब आदित्य को पता चलेगा कि उसके चाहत की रियल आइडेंटिटी क्या है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, ये जानने में तो और भी मजा आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा बड़ा बना, जिससे स्टोरी जल्दी ही खत्म कर सकूं। तो चलिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।